वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का करंट अफेयर्स रिवीजन फॉर प्रीलिम्स 2021 में। एनवायरमेंट के करंट अफेयर्स के रिवीजन का ये हमारा दूसरा लेक्चर है। आज के इस सेशन में हम अक्टूबर महीने के एनवायरमेंट के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। इस सेशन का फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल एक क्रैब स्पीशीज से रिलेटेड है। एक नया फ्रेश वाटर क्रैब स्पीशीज पाया गया है नामदफा टाइगर रिजर्व के अंदर, जो एक छोटी सी स्ट्रीम बहती है उसमें। इसका नाम रख दिया गया अबोरटेलफ्यूजा नामदफाइंसिस। यहाँ पर दो नाम है। एक यहाँ पर जो अबोर वर्ड है ये अबोर हिल्स की बात कर रहे हैं, और उसी में नामदफा टाइगर रिजर्व जो नामदफा है वहाँ से, ये दो नामों को मिला के इस क्रैब का नाम रखा गया है। नामदफा जो है अपने रिच बायोडाइवर्सिटी के लिए फेमस है, और यहाँ पर 4 बड़े कैट्स की प्रजाति, जिसमें से टाइगर, स्नो लेपर्ड्स, क्लाउडेड लेपर्ड्स और लेपर्ड्स पाए जाते हैं। आर्टिकल एनिग्मा चन्ना गोलुम के बारे में है। ये लगभग 100 मिलियन पुरानी एक फिश की प्रजाति है जिसे अभी हाल फिलहाल में केरला में डिस्कवर किया गया है। इसका नाम एक डार्क और कॉन्फ्लिक्टेड कैरेक्टर J.R.R. टॉलकिन्स की जो एक एपिक सागा है, जिस पर बेस्ड एक बहुत ही हॉलीवुड की पॉपुलर मूवी भी बन चुकी है, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, उसके एक कैरेक्टर के नाम पर इसका नाम रखा गया है। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स इस हॉलीवुड मूवी में गोलुम का एक कैरेक्टर है। अगर आपने ये मूवी देखी है तो आपने देखा होगा इस मूवी में इस कैरेक्टर को, जिसे सबसे पहले एक रिंग मिल जाती है, और इस रिंग के मिल जाने के बाद ये अपने एक भाई का खून कर देता है। उसके बाद इसे गांव से निकाल देते हैं। तो ये गुफा में पानी के नज़दीक में रहना पसंद करता है, जैसे आप इमेज में भी देख सकते हैं ये पानी में खड़ा हुआ है। चूंकि न्यूली डिस्कवर्ड फिश की जो शकल है वो इस गोलुम से मिलती है, इसीलिए उसका नाम गोलुम रख दिया गया। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये गोलुम भी पानी में रहना पसंद करता था, और गुफा में जहाँ पानी रहता था, और फिश भी इसी तरीके के कन्फाइंड प्लेसेस पे रहती है। दैट्स वाई उसे भी यही गोलुम नाम दे दिया गया। देखिए, एक ओल्ड जो फिश की फैमिली है उससे बिलोंग करती है, जिसे ड्रैगन स्नेक हेड्स के नाम से भी जाना जाता है। इसने अभी अपना जो प्रिमिटिव कैरेक्टर है, मतलब जो इसकी प्राचीनता है, उसे बनाकर रखा है मिलियंस ऑफ ईयर बीत जाने के बावजूद। ये मछली ड्रैगन की तरह देखने में लगती है, ईल मछली की तरह, जिसे हिंदी में बाम मछली कहा जाता है, उसकी तरह तैरती है, और मिलियंस ऑफ ईयर से ये छुपी हुई रही और हमें मिली नहीं। अभी जाके हाल फिलहाल में हम इसे डिस्कवर कर पाए। जो एनिग्मा चन्ना है ये गोंडवाना लिनिएज का है, मतलब जब गोंडवाना हुआ करता था, गोंडवाना और लॉरेंसिया, ये तब की है। उसके बाद जो ब्रेकअप हुआ, जिसके बाद इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका ये सब अलग हुए, उस दौरान भी इसने अपने एग्जिस्टेंस को बनाए रखा। जब अफ्रीका 120 मिलियन ईयर्स एगो सेपरेट होता है इंडिया से, तब भी रिसर्चर्स का ये कहना है कि जो एनिग्मा चन्ना है ये वेस्टर्न घाट के इलाके में मिला है, जो कि वेस्टर्न घाट श्रीलंका हॉटस्पॉट के एरिया में पड़ता है। ये दुनिया का एक रिचेस्ट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भी माना जाता है। वेस्टर्न घाट के रीजन में मिला है, ये याद रखिएगा, बिकॉज इस तरीके की इन्फॉर्मेशन पर यूपीएससी ने पहले भी प्रश्न पूछे हैं। इसके बाद जो इन्फॉर्मेशन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये स्टेट ऑफ केरला का एंडेमिक है, मतलब सिर्फ यहीं पाया जाता है। अभी की रिसर्चेस में तो जैसे तैसे यहाँ पर ये मिला है, ठीक है, तो इट्स एंडेमिक टू स्टेट ऑफ केरला। अगला आर्टिकल हमारा एनिमल डिस्कवरीज 2019 और प्लांट डिस्कवरीज 2019 से रिलेटेड है। हाल फिलहाल में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने और बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बहुत सारे नए एनिमल डिस्कवरीज और प्लांट डिस्कवरीज किए हैं 2007 से लेके अभी तक। उनके बारे में एक लिस्ट निकाली गई है। इस लिस्ट में एनिमल डिस्कवरीज से रिलेटेड ये बताया गया कि जितने फॉनल स्पीशीज हैं, लगभग 368 नए फॉनल स्पीशीज मिले हैं, नए एनिमल स्पीशीज मिले हैं, जो कि साइंस में आज तक पता ही नहीं थे। और इन 368 में से 116 जो है वो केवल इंडिया में ही पाए गए हैं। प्लांट डिस्कवरीज में भी इसी तरीके से 2019 की इस लिस्ट में 180 नए प्लांट्स मिले हैं, जिसमें से 73 इंडिया से पाए गए हैं। नंबर ऑफ प्लांट स्पीशीज जो हैं वो इंडिया के हिसाब से अभी तक 50,012, मतलब 50,012 ऐसे स्पीशीज हैं, जो कि पूरे वर्ल्ड का लगभग 12% फ्लोरल स्पीशीज बनाता है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो ये जूलॉजिकल रिसर्च और स्टडीज कंडक्ट करता है, जिसके बेसिस पर हम लोग इंडिया के अंदर जो भी फौना है उनको एक्सप्लोर करते हैं, उनके ऊपर सर्वे कंडक्ट करते हैं, रिसर्च देखते हैं। 1916 में इसका गठन किया गया था। इसका हेडक्वार्टर वेस्ट बंगाल के कोलकाता में है। इसका बेसिक फंक्शन जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर ही होता है। साथ ही साथ अगर अब हम बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात कर लें तो बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया में
ये 1890 से स्टार्ट हुआ था, मतलब दोनों में अगर बात की जाए कौन पहले आया है तो बीएसआई पहले आया है। ये भी काम तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर ही करता है। इसका बेसिक पर्पस क्या है, जैसे उसका जानवर के साथ था वैसे ही इसका फ्लोरल स्पेशीज के साथ होगा, प्लांट स्पेशीज के साथ होगा। उनको कंजर्व करना, नए नए रिसोर्सेज फाइंड करना, रिसर्च कंडक्ट करना, सर्वे कंडक्ट करना, यही सब बात है। और साथ ही साथ किन किन पेड़ पौधे का हम पेटेंट ले सकते हैं, कौन वल्नरेबल हो रहे हैं, कौन इंडेंजर्ड है, उनका जीन बैंक कैसे बनाना है, जर्म प्लाज्म कलेक्ट करना है। जर्म प्लाज्म मतलब कोई भी सीड्स, मतलब जर्म प्लाज्म वो होता है जो कि पेड़ पौधे को वापस से दोबारा से ग्रो करा दे। इसमें सीड्स, स्टेम्स कुछ भी हो सकते हैं जो कि प्लांट को दोबारा से ग्रो करने में मदद कर दे। अगला आर्टिकल हमारा आसान कंजर्वेशन रिजर्व से रिलेटेड है। हाल फिलहाल में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने ये अनाउंस किया है कि उत्तराखंड का पहला रामसार साइट हम अनाउंस कर रहे हैं, और ये है आसान कंजर्वेशन रिजर्व जो कि यमुना बैंक के किनारे है। और साथ ही साथ ये उत्तराखंड में जो देहरादून डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर का गढ़वाल रीजन है। तो ये गढ़वाल रीजन में आसान कंजर्वेशन रिजर्व है, उसको अब जाके वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इम्पॉर्टेंस का दर्जा मिल गया है। बहुत सारी स्पीशीज़ हैं बर्ड की जो इसके अंदर पाई जाती हैं, जैसे कि वाइट रम्ड वल्चर, रडी शेल्डक, रेड हेडेड वल्चर, एशियन वूली नेक। और साथ ही साथ यहाँ पर इसका सिग्निफिकेंस इस हिसाब से भी आता है कि अक्टूबर जो अभी का मंथ चल रहा है, इससे लेके मार्च तक का ये जो मंथ है इसमें खूब सारे माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं। फिलहाल एक बार रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड 1971 पर चर्चा करते हैं। एक प्रकार का इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है जिसका बेसिक मकसद ये है कि हम लोग जितने भी वाटर लैंड्स हैं या फिर उनके रिसोर्सेज हैं उन लोग को हम कंजर्व करेंगे। हम बताएंगे कि ये इंटरनेशनल कोऑपरेशन से हम इनको अच्छे तरीके से कंजर्व कर सकते हैं। हम लोग एक एक्शन प्लान डिसाइड करेंगे जिससे कि अगर इन पे कोई भी नुकसान होने की संभावनाएं हों तो उस पर हम बढ़िया से क्विक एक्शन, नेशनल लेवल का एक्शन, कुछ फ्रेमवर्क डेवलप करके हम इनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। रामसर कन्वेंशन के अंदर ही एक होता है मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड। यहाँ पे आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो रामसर वेटलैंड्स हैं इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के, उनकी पूरी एक लिस्ट बनती है। ठीक, ये पूरे लिस्ट में ऐसे वेटलैंड साइट्स जो कि एडवर्स इकोलॉजिकल चेंजेस फेस कर रहे हैं, मतलब कि उनका बुरा हालत है, अगर उनको प्रोटेक्ट नहीं किया गया तो वो जल्द के जल्द खत्म हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे बिल्कुल। हो सकता है मैनमेंट एक्टिविटीज़ ने उनको इस एडवर्स इकोलॉजिकल चेंजेस के लिए मजबूर कर दिया हो। ऐसे साइट्स की लिस्टिंग होती है और इस लिस्ट को हम लोग बोलते हैं मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड। इंडिया में मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड के अंदर अभी 2 रामसार साइट्स हैं। एक है केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान का और मणिपुर का लोकटक लेक। यहाँ पे मैप में इस बार के अपडेटेड रामसार साइट्स दिए हुए हैं, एक बार आप लोग इसको ध्यान से ज़रूर देखना। अब ध्यान से देखने का पर्पज़ ये है कि लास्ट में क्वेश्चन पूछूंगा मैं और आपको सही जवाब देना है। ठीक है, अगला आर्टिकल हमारा सीबीडी ऑयल से रिलेटेड है। हाल फिलहाल में एक्टर के सुसाइड केस वाले कंट्रोवर्सी से ये एक और कंट्रोवर्सी रिलेटेड है कि क्या हमें सीबीडी ऑयल को इंडिया के अंदर में लीगलाइज करना चाहिए या नहीं, और इसके अलग अलग ओपिनियंस है सबके। सीबीडी ऑयल एग्जैक्टली कैनबिस प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। कैनबिस प्लांट आप सबको पता होगा। 2 मेन एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं इस कैनबिस प्लांट में। एक होता है कैनेबिडियोल जिसको हम लोग सीबीडी बोल रहे हैं, और एक डेल्टा 9 टेट्रा हाइड्रो कैनाबिनॉल होता है जिसको हम लोग टीएचसी बोलते हैं। टीएचसी का जब हम कंजम्पशन करते हैं ना तो ही हम हाई फील करते हैं, मतलब तब हमें नशा होता है। जबकि सीबीडी जो है उसका अलग पर्पस है। सीबीडी से या फिर इसका किसी भी फॉर्म में इंटॉक्सिकेशन हम नहीं देख सकते या फिर हमें ये नशा नहीं देता है, बल्कि सीबीडी ऑयल जो है वो इसी कैनबिस प्लांट से ही हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। उसको हम लोग कोकोनट ऑयल या फिर दूसरे हेम्प सीड ऑयल में डाइल्यूट करने का काम करते हैं। बात करते हैं कि ये कैनेबिडियोल का क्यों हम इतना चर्चा में ले रहे हैं, इसका क्या यूज़ है आखिरकार। देखो, जब भी हम बहुत ज़्यादा पेन में होते हैं या एंग्जाइटी होती है हमें, तो हमारे मेंटल फंक्शन को सही तरीके से काम करने के लिए हमें अपने ब्रेन में ये सिग्नल देना होता है ना कि हमें दर्द नहीं हो रहा है। तो ये ऐसे ही सिग्नल्स जनरेट करता है। ये हमारे केमिकल्स के ब्रेक डाउन को प्रिवेंट करता है ब्रेन के अंदर में, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब हमारे हेल्थ के लिए बहुत सही है। साइकोटिक सिम्टम्स जिनको होते हैं वो भी रिड्यूस होता है। साइकोटिक सिम्टम्स जैसे कि स्किट्सोफ्रेनिया या फिर एपिलेप्सी के जो भी पेशेंट्स होते हैं उनके लिए भी ये एक वरदान जैसा साबित हो सकता है सीबीडी ऑयल। इसीलिए काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहा है ये कि इसको हमें लीगलाइज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आर्टिकल हमारा इकोसिस्टम सर्विसेज से रिलेटेड है।
हाल फिलहाल में टेरी मतलब कि द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट ने एक स्टडी कंडक्ट की थी। उन्होंने ये देखा कि जो दिल्ली का ज़ू है, वो अगर हम उसके इकोसिस्टम सर्विसेज की कॉस्ट का पता लगाएं तो ये अप्रॉक्सीमेटली 400 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा है। तो ये तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन इसके लिए हमें एक कन्फ्यूजन दिमाग में जो बनता है वो कि इकोसिस्टम सर्विसेज होता क्या है। वैसे तो इस स्टडी को सेंट्रल जू अथॉरिटी ने कमीशन किया था, बट स्टिल हमें सबसे बड़े मुद्दा यही है कि इकोसिस्टम सर्विसेज क्या है ये जान लें। देखो क्या होता है कि हमारे मतलब कि ह्यूमन काइंड के वेलबींग के लिए हम अच्छे से अपनी ज़िंदगी बिता सकें, इसके लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारा इकोसिस्टम हमारे लाइफ के लिए कंट्रीब्यूट करता है कि हम एक बेहतर ज़िंदगी जी सकें। इसी को हम इकोसिस्टम सर्विस बोलते हैं। ऐसे तो इकोसिस्टम सर्विसेज को हम लोग 4 अलग अलग प्रकार में डिवाइड कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं, जिसमें से सबसे पहला होता है प्रोविजनिंग सर्विसेज। इसमें ऐसे प्रोडक्ट्स इंक्लूडेड हैं जो कि हम डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं, जैसे कि हम खाना कहाँ से खाते हैं वो हमें इकोसिस्टम प्रोवाइड करता है। हमारा फ्रेश वाटर का रिसोर्स कहाँ से है वो भी हमें इकोसिस्टम प्रोवाइड करता है। हमारे पास फाइबर अगर हमें बॉडी में चाहिए तो वो भी इकोसिस्टम दे रहा है। हमें दवाइयाँ चाहिए वो भी दे रहा है। हर एक चीज़ इकोसिस्टम से मिल रहा है, ऐसे प्रोडक्ट, और इन्हीं के इनरिचमेंट से हम ग्रो कर रहे हैं। तो ये है प्रोविजनिंग सर्विसेज। इसके अलावा एक होती है रेगुलेटिंग सर्विसेज। इसका मतलब ये है कि जो भी दुविधाएं हमारे लाइफ में आती हैं इन सेंस ऑफ नेचुरल कैलामिटीज़ या कोई भी हो, जैसे कि फ्लड हो गया या फिर क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इन सब के अगेंस्ट भी इकोसिस्टम का एक अपना प्रोसेस है जिसके थ्रू इन सब को कम किया जाता है या फिर हमारे लाइफ को और इजी बनाया जाता है इकोसिस्टम के द्वारा। या फिर जैसे हम देखते हैं कि वाटर प्यूरिफाई करने का क्या प्रोसेस है, तो अगर हम एक कोल बेड लगा दें, मतलब कि कोयले का एक ऐसा छोटा टुकड़ा लगा देंगे और इससे अगर पानी पास करते हैं तो नेचुरली ये थोड़ा सा प्यूरिफाई हो जाता है। इसी मतलब ऐसे बहुत सारे नेचुरल प्रोसेस हैं जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमें बेनिफिट पहुंचाते हैं। ऐसे सर्विसेज को हम रेगुलेटिंग सर्विसेज कहते हैं। जैसे कि फ्लड प्रिवेंशन का काम करना, फ्लड आता है उसके लिए कुछ नेचुरल बांध वगैरह बन जाता है अपने आप, तो ये रेगुलेटिंग सर्विसेज है। इसके अलावा सपोर्टिंग सर्विसेज आती हैं। ये कुछ नॉन मटेरियल बेनिफिट्स हैं जो कि इकोसिस्टम के द्वारा हमें मिलते हैं, जैसे कि सॉइल बनाने का काम। क्या हम सॉइल बना सकते हैं? नहीं, इकोसिस्टम अपने आप बनाती है उन सॉइल को। न्यूट्रिएंट साइकिल, जैसे कि कार्बन साइकिल है, ऑक्सीजन साइकिल है, ये सब कौन बना रहा है? ये सब इकोसिस्टम अपने आप डेवलप करती है। इसके अलावा कुछ कल्चरल सर्विसेज होती हैं। ये भी एक प्रकार के नॉन मटेरियल बेनिफिट्स हैं लोगों के लिए जो कि इकोसिस्टम प्रोवाइड करती है इन द फॉर्म ऑफ, जैसे कि रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़, एस्थेटिक वैल्यूज़, मतलब कि हमें लाइफ में बोरियत फील हुई और हम घूमने निकल गए किसी नेचुरल रिसोर्ट पे या फिर नेचुरल जगह पर, हम अंडमान निकोबार चले गए, तो ऐसी जगहों पर ये सब क्या है? ये कल्चरल सर्विसेज है जो कि इकोसिस्टम हमें प्रोवाइड कराती है। कुछ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, रिसर्च की बात हो या फिर स्पिरिचुअल इनरिचमेंट की बात हो, हमें लगता है ना कि हमें तपस्या करनी है तो हम हिमालय पर चले जाएं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो कल्चरल सर्विसेज के अंदर में आती हैं। तो ये सारा मिला के, इन चारों सर्विसेज को मिला के हम इकोसिस्टम सर्विसेज बोलते हैं। बात करें सेंट्रल जू अथॉरिटी की, तो ये एक प्रकार का स्टेच्यूटरी बॉडी है जिसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर में बनाया गया था। ये 1992 में इस्टेब्लिश हुआ था। नोडल मिनिस्ट्री इसकी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है। एज यूजुअल प्रेडिक्शन में भी सेम यही आएगा। ऑब्जेक्टिव इसका क्या है? काम वही है कि हम देश विदेश में जो भी जूज हैं उनको हम थोड़ा सा रेगुलेट करें, उनके गाइडलाइंस डिसाइड करें कि एनिमल्स जो उसके अंदर रखे जा रहे हैं या फिर एक जू से दूसरे जू में ट्रांसफ़र करना है तो उनके लिए कुछ गाइडलाइन, रूल्स, रेगुलेशंस बनाने का काम ये सेंट्रल जू अथॉरिटी करती है। ये ट्रांसफ़र का काम नेशनल लेवल पर भी हो सकता है और इंटरनेशनल लेवल पर भी हो सकता है। कॉम्पोजिशन की बात करें तो इसमें यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैं जो कि इस सेंट्रल जू अथॉरिटी को चेयर करते हैं। साथ ही साथ 10 मेंबर और मेंबर सेक्रेटरी भी होते हैं। यहाँ पर हमने बात की थी टेरी की भी, द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। टेरी जो है वो नॉन प्रॉफिट रिसर्च इंस्टीट्यूट है। 1974 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। इसका बेसिक मकसद यही है कि हम इन द फील्ड ऑफ एनर्जी, इन्वायरमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट उसमें रिसर्च कंडक्ट करते हैं। फंक्शन के काम पे वही आप लगा सकते हो कि एनर्जी, इन्वायरमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रिसर्च के साथ साथ हम लोग क्लीन एनर्जी को प्रमोट करेंगे, वाटर मैनेजमेंट पर ध्यान देंगे, हम देखेंगे कि पोल्यूशन का लेवल कहीं बहुत ज़्यादा तो नहीं बढ़ गया है, एग्रीकल्चर को सस्टेनेबल बनाएंगे और क्लाइमेट को रेजिलिएंट बनाएंगे, ऐसा क्लाइमेट जिसमें हम सब लोग आसानी से रह सकें।
अगला आर्टिकल हमारा फिशिंग कैट से रिलेटेड है। हाल फिलहाल में चिलिका डेवलपमेंट अथॉरिटी, यहाँ पर आप पहले पिक्चर देख लीजिए, ये एक प्रकार की मीडियम साइज्ड वाइल्ड कैट है। ये जो फिशिंग कैट है ना, इसको इन्होंने अम्बेसडर बना दिया। अम्बेसडर मतलब समझते हो? अम्बेसडर मतलब जो जैसे प्रचार करते हैं किसी भी कंपनी के, वो एक अम्बेसडर होते हैं, वो उस ब्रांड को रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरीके से अगर किसी स्पेशीज़ को अम्बेसडर बनाने का मतलब ये होता है कि अगर हम पर्टिकुलर किसी स्पेशीज़ के कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं और उसमें एक ऐसा स्पेशीज़ है जिसकी यूज़फुलनेस बहुत ज़्यादा है, उसको हम लोग अम्बेसडर डिक्लेयर कर देते हैं। इसी हिसाब से चिलिका डेवलपमेंट अथॉरिटी ने फिशिंग कैट को अम्बेसडर डिक्लेयर कर दिया है। अब इससे होगा यूं कि अब इनके कंजर्वेशन के लिए, जो कि अपने आप में अभी ये एक प्रकार की वल्नरेबल स्पेशीज़ हैं, इनको अब हेल्प मिल जाएगी। फिशिंग कैट के बारे में थोड़ी सी और जानकारी लेते हैं। ये साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में पाए जाते हैं, रात में भ्रमण करते हैं, नॉक्टर्नल है, बहुत बढ़िया तैराकी हैं। अब तैराकी हैं इसीलिए मछली वगैरह पकड़ के बहुत अच्छे से खाते हैं। अब आप सोचो इंडिया में ऐसा कौन सा जगह मिलेगा जहाँ पर छिछला पानी हो और ये आराम से मछली पकड़ के खा लें। सबसे बढ़िया मैंग्रोव वाला एरिया नहीं है, तो जो सुंदरबन का मैंग्रोव फॉरेस्ट है वहाँ पर इनको देखा जा सकता है। साथ ही साथ हिमालयाज़ के जो गंगा ब्रह्मपुत्रा रिवर वैली के जो फूट हिल्स हैं वहाँ पर भी इनको पाया जाता है और वेस्टर्न घाट पे इनको पाया जाता है। वेस्ट बंगाल ने तो इनको अपना स्टेट एनिमल भी डिक्लेयर कर दिया है। कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें तो IUCN रेड लिस्ट में ये वल्नरेबल कैटेगरी में आते हैं, साइट्स के अपेंडिक्स 2 में है और इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में इनको पाया जाता है। बात करते हैं कि फिशिंग कैट बेसिक थ्रेट कौन सा झेलते हैं। देखो, थ्रेट के नाम पर सिंपल मतलब बहुत कॉमन होता है। एक तो हंटिंग है, हंटिंग पोचिंग ये सब तो बहुत कॉमन है। दूसरा होता है कि इनका हैबिटाट डिस्ट्रक्ट हो रहा है, जो कि ह्यूमन इन्फ्लुएंस के कारण हो रहा होगा। साथ ही साथ इनका इस्तेमाल रिचुअल्स में होते हैं, इनको मार दिया जाता है, बलि चढ़ा दी जाती है, इस तरीके से भी ये थ्रेट इनको रहता है इन सब चीज़ों का। चिल्का लेक की एक बार बात कर लेते हैं। चिल्का लेक एशिया का सबसे बड़ा ब्रैकिश वाटर लेक है। ब्रैकिश वाटर लेक का क्या मतलब होता है? मान लो कि हम एक नॉर्मल लैंड ले लेते हैं, ये मान लो इधर पूरा ज़मीन है, ठीक, और हमारे इधर साइड में सारा पानी है, ठीक, ये सब पूरा पानी चल रहा है। अब क्या होगा कि ये वाला जो रीजन है, इस रीजन में अगर मान लो एक नदी आती होगी, इधर से एक नदी है और इसको पानी दे रही है, मतलब नदी का जो माउथ है वो यहाँ पर है और यहाँ पर इस रीजन पर हमारे समुद्र का पानी भी वापस लौट के यहाँ पर आ रहा है। तो ये वाला जो रीजन बनेगा ना, ये बनेगा ब्रैकिश वाटर। अब आप बोलो चिलिका लेक में सर कौन सी नदी आती है? चिलिका लेक में आती है दया नदी, ठीक। दया नदी इसका माउथ यहाँ पर फीड होता है और ये समुद्र का पूरा पानी वापस आता है, यहाँ पर भर जाता है, इसीलिए ये सबसे बड़ा ब्रैकिश वाटर लेक बन जाता है। आपको ये बात कभी पता होना चाहिए कि चिलिका लेक उन पहले वेटलैंड्स में काउंट होता है इंडिया में जिसको रामसर कन्वेंशन के अंदर में इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा दिया गया था। ये हुआ था 1981 में। आर्टिकल हमारा फ्लाई ऐश से रिलेटेड है। फ्लाई ऐश इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पिछले 2 से 3 सालों में UPSC प्रीलिम्स में हर साल क्वेश्चन देखे गए हैं इस टॉपिक से। देख लेते हैं, शायद अगले साल भी आ जाए। न्यूज़ में इसलिए रहा है क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर काम करने वाला ये NTPC लिमिटेड, इन्होंने ये घोषणा की है कि अब से हम लोग देश भर के जितने भी ऐसे सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं उनसे कोलैबोरेट करेंगे और हमारे पावर प्रोड्यूस करने में या फिर पावर जनरेट करने के लिए जो भी हमारे बाई प्रोडक्ट होते हैं उनका 100% यूटिलाइजेशन करने की उपेक्षा रखते हैं ये। और इसी उपेक्षा के साथ ये लोग बोल रहे हैं कि हम लोग अपना सारा फ्लाई ऐश ऐसे सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में सप्लाई कर देंगे। बात करते हैं इस फ्लाई ऐश के बारे में, ऐसा क्या इंपॉर्टेंट है जो कि हर साल UPSC पूछ लेता है। यूजुअली क्या होता है कि जो भी पावर प्लांट्स होते हैं ना, वहाँ पर पावर प्लांट्स में स्पेसिफिकली थर्मल पावर प्लांट्स, जहाँ पर कोल से बिजली पैदा होती है, तो जब कोल को जलाया जाता है तो बहुत सारे बाई प्रोडक्ट होते हैं, जो राख बाद में बच जाती है वो एक प्रकार का फ्लाई ऐश के फॉर्म में होती है। एक प्रकार का बाई प्रोडक्ट आप बोल सकते हो जब भी हम लोग कोल को या कोयले को जलाते हैं तब। एक बड़ा ही मज़ेदार मुद्दा है कि इसको फ्लाई ऐश बोलते क्यों हैं। होता यूँ है कि जब भी ये प्रोड्यूस होता है ना, तो इसको कंबशन चैम्बर, जहाँ पर कोयले वगैरह सारे जलते हैं, उस चैम्बर से बाहर कैसे निकाला जाता है, एक बहुत तेज़ी से हम लोग हवा इसमें फूंकते हैं, इसको बोलते हैं एग्जॉस्ट गैसेस। ये एग्जॉस्ट गैसेस के साथ साथ ट्रांसपोर्ट होके बाहर आ जाता है और जब बाहर आता है तो यहीं पर लगा होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, जो कि इनको कलेक्ट करता है।
इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स को हम लोग बैक फिल्टर्स भी बोलते हैं। यहाँ पर एग्जॉस्ट गैसेस कलेक्ट होती हैं और यहीं से फिर हम लोग ये जो फ्लाई ऐश है इसको कलेक्ट कर लेते हैं। कॉम्पोजिशन के नाम पर इसमें सिलिकॉन डाइऑक्साइड मतलब कि सिलिका का प्रेजेंस हो सकता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एल्यूमिनियम का भी प्रेजेंस, कैल्शियम ऑक्साइड कैल्शियम का भी, और भी कुछ मिनरल कंपाउंड्स होते हैं। इसका एक मेजर प्रॉपर्टी ये है कि ये पोर्टलैंड सीमेंट जैसा होता है। पोर्टलैंड सीमेंट का मतलब ये है कि ये पोर्टलैंड सीमेंट एक प्रकार का बाइंडिंग मटेरियल है, ठीक है। इसमें कुछ होता नहीं है, सिंपल क्ले और लाइम स्टोन को सबसे पहले ये लोग जलाते हैं और जला के इसको चूरा चूरा एकदम बारीक पीस देते हैं, मतलब इसको ग्राइंड कर देते हैं। यही पोर्टलैंड सीमेंट कहलाता है। इसका केमिकल कंपोजिशन इनसे थोड़ा अलग है। यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड है तो यहाँ पर कैल्शियम सिलिकेट है, या फिर कैल्शियम एल्यूमिनेट है, या फिर कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट है। थोड़ा सा केमिकल कंपोजिशन में डिफरेंस है। फ्लाई ऐश का एक और प्रॉपर्टी है कि वो सीमेंटिशियस प्रॉपर्टी रखता है। इसका मतलब ये है कि अगर पानी के साथ इसको मिलाया गया तो ये जम जाएगा। आपको पता ही है सीमेंट का काम ही यही होता है घर बनाने के लिए, पानी के साथ जहाँ मिलता है तहाँ हार्डन हो जाता है, पत्थर बन जाता है। इस्तेमाल भी वही है कि हम लोग सीमेंट प्रोडक्ट को जहाँ जहाँ इस्तेमाल करते हैं वहाँ पर इसको भी कर सकते हैं। रोड बनाने के लिए हम इसको काम कर लेंगे, या फिर कोई भी मिनरल फिलर के तौर पे काम करना है तो भी फ्लाई ऐश का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके कुछ बुरे प्रभाव भी हैं हमारे पास, जैसे कि एक टॉक्सिक एयर पॉल्यूटेंट है ये से छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना, सीमेंट के पार्टिकल्स जैसे होते हैं, वैसे ये भी फ्लाई ऐश के बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो कि हमारे हृदय रोग के लिए या फिर हार्ट डिसीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। इनकी वजह से कैंसर भी हो सकता है, या फिर जो हार्ट स्ट्रोक्स आते हैं, या फिर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकते हैं। पानी के साथ अगर मिल जाए तो ये अंडरग्राउंड वाटर जो होते हैं उसको बहुत बुरे तरीके से मेटल्स या फिर जो हैवी मेटल्स होते हैं उनसे लीचिंग कर देता है। साथ ही साथ सॉइल को पॉल्यूट करता है। जो पेड़ मजबूती से अपने जड़ें ज़मीन के अंदर टिकाए हुए खड़े हैं उन जड़ों को भी कमज़ोर बना देता है। रेडिएशन का भी इसका बुरा प्रभाव है। बात करते हैं एनटीपीसी की, तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर एक पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, जिसको 2010 में महारत्न कंपनी का दर्जा मिल गया। न्यू दिल्ली में एनटीपीसी इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है। साथ ही साथ इसका बेसिक मकसद यही है कि हम लोग अपने कंट्री में एक रिलायबल पावर सोर्स जनरेट करना चाहते हैं। वो एक ऐसा पावर होना चाहिए जो कि ना केवल सस्ता हो, मतलब इकोनॉमिकल हो, साथ ही साथ उसका ट्रांसफ़र मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन है बिजली का एक जगह से दूसरी जगह पर, वो काफ़ी एफिशिएंट हो, साथ ही साथ इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी हो। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करके पावर जनरेट कर रहे हैं। हालांकि होता है सही है थर्मल पावर प्लांट्स में, बट स्टिल बहुत सारे ध्यान दिए जा रहे हैं इस चीज़ों पे। यहाँ पर नए इनोवेशंस के लिए और इन इनोवेशन में हम स्पीड कैसे लेके आ सकते हैं इसके बारे में भी विचार विमर्श होता है, चर्चा होती है। एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो इस बार 2020 में यूपीएससी में आया था। फ्लाई ऐश नाम से जब इनको लगा कि भाई क्वेश्चन तो 2 साल बना दिया, तो तीसरे साल इन्होंने फ्लाई ऐश का नाम कोल ऐश कर दिया। इन्होंने बोला कि इसके अंदर आर्सेनिक, लेड, मरकरी होते हैं क्या? तो देखो होते हैं। कोल फायर्ड पावर प्लांट्स जो हैं वो सल्फर डाइऑक्साइड्स और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स भी रिलीज करते हैं, बिल्कुल करते हैं इन्वायरमेंट में। हाई ऐश कंटेंट जो है वो इंडियन कोल में मिलता है। यूजुअली आपको पता है कि इंडिया में जो सबसे ऊपर दर्जे का एंथ्रासाइट कोल होता है वो नहीं मिलता है। हम लोग को हर जगह पर पीट कोल मिलते हैं या फिर बिटुमिनस सबसे ज़्यादा मिलता है। तो यहाँ पर जो ऐश कंटेंट होता है वो ज़्यादा होता है, मतलब राख ज़्यादा निकलती है जलने के बाद, कोयला जल जाता है और राख खूब सारी बचती है। तो ऐसा होता है हमारे यहाँ। तीसरा स्टेटमेंट भी सही है, ऑल आर करेक्ट, यही क्वेश्चन आया था इस बार। अगला आर्टिकल हमारा, गोवा हर घर जल स्टेट के नाम पे सबसे पहला स्टेट बन गया है, इससे रिलेटेड है। इसमें क्या होता है, हर घर जल स्टेट बनने का मतलब क्या है कि इन्होंने 100% फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शंस दे दिया है, मतलब FHTC, फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शंस। जितने भी रूरल हाउस होल्ड्स हैं या फिर जो भी है उन सब के अंदर फंक्शनिंग टैप है, मतलब नल बना दिया है। और ये जल जीवन मिशन के अंदर में इन्होंने ये प्रोग्राम को फिक्स किया। जल जीवन मिशन की अगर हम बात करें तो ये हमारे यहाँ हर घर में एडिक्वेट ड्रिंकिंग वाटर और सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करने की बात करता है। हर घर जल सभी रूरल हाउस होल्ड में 2024 तक ऐसे हाउस होल्ड टैप कनेक्शंस की बात करता है, जिसमें से गोवा जो है अब उसने ये काम ऑलरेडी कर लिया है। 2024 तक हमें हर जगह
यहाँ पर जल जीवन मिशन के अंदर में ये हासिल करना है। अब बात ये भी है, गोवा छोटा स्टेट है और वहाँ पर ये अचीव करना, हालांकि मतलब ऐसा तो नहीं बोलूँगा बहुत इजी है, क्योंकि रूरल हाउस होल्ड तो यहाँ पर भी है, रूरल एरियाज़ यहाँ पर भी हैं, लेकिन स्टिल गोवा ने प्रोएक्टिव मेजर लेते हुए इसको काफ़ी पहले ही कर लिया, 2020 में ही कर लिया, जो टारगेट 2024 के लिए इम्प्लीमेंट करने की बात की जा रही थी। इसका इम्प्लीमेंटेशन जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन है, उन्होंने किया था। इसके अलावा फंडिंग पैटर्न की अगर हम बात करते हैं तो यूजुअली जो हिमालयन या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वहाँ पर 90:10 का शेयर चलता है, मतलब 90% जो है इसका फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आता है और 10% ऐसे हिमालयन या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स करते हैं। जो दूसरे स्टेट्स हैं वहाँ पर 50-50 का काम चलता है और जो यूनियन टेरिटरीज हैं वहाँ पर 100% फंडिंग जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है। फीचर्स की बात करें इस स्कीम के अंदर में, हम लोग कम्युनिटी अप्रोच पालन करते हैं। इसका मतलब ये है कि हम लोग पानी पाने के लिए, मतलब पानी की आवश्यकता या फिर पानी का जितना भी ज़रूरत है उसको पूरा करने के लिए हम लोग कम्युनिटी के साथ चलते हैं, उनको बताते हैं, उनको एजुकेट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं कि इस मिशन का भाई देखो ये की कंपोनेंट है। हम साथ ही साथ इसमें सस्टेनेबल मेजर्स भी लेते हैं, जैसे कि हमने बोला कि ग्रे वाटर मैनेजमेंट करना है। ग्रे वाटर मतलब कि जो भी हमारे टॉयलेट फ्लश से या फिर बाथरूम का जो भी ऐसा वाटर होता है जिनको हम वापस से यूज़ कर सकते हैं किसी न किसी बेसिस पर, जैसे कि टॉयलेट का फ्लश है, ठीक है, या फिर वॉशरूम का पानी। आप सिंपल सा ये समझो कि वॉशरूम का पानी है, अगर कहीं पर इकट्ठा हो जाए तो क्या हम उसको वापस से टॉयलेट के फ्लश में यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से होता है ग्रे वाटर मैनेजमेंट का काम। साथ ही साथ वाटर कंजर्वेशन या रेन वाटर हार्वेस्टिंग के साथ हर घर जल मिशन को इंप्लीमेंट करने की बात की जा रही है। अगला आर्टिकल हमारा ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान से रिलेटेड है, ग्रैप। सुप्रीम कोर्ट ने हाल फिलहाल में दिल्ली और नेबरिंग स्टेट्स को ये डायरेक्शन दिया है कि भाई जो आप लोग पोल्यूशन कंट्रोल मेजर्स इंप्लीमेंट कर रहे हो ना, और जहां पर जिन जगहों पर उनके कंडीशंस वेरी पुअर हैं या फिर सिवियर हैं, ऐसे कैटेगरी एयर क्वालिटी को आप लोग छानबीन करके निकाल लो। ग्रैप की बात करें तो ये 2016 में सुप्रीम कोर्ट का एक अप्रूवल आया था। इसमें एक प्लान प्रिपेयर करने की बात की गई थी। इस प्लान को प्रिपेयर किया गया था EPCA, मतलब कि इन्वायरमेंट पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी के द्वारा। ये एक इमरजेंसी मेजर में अपनाया जाने वाला प्लान है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि आप कभी भी इस एक्शन प्लान को वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा आप एक्शन ले सकते हो। इंडस्ट्रियल कंबशन या फिर उनके एमिशन को कम करने के लिए, वेहिकुलर एमिशन को कम करने के लिए, ऐसा हमेशा नहीं। लेकिन जब एयर की क्वालिटी पुअर से वेरी पुअर तक शिफ्ट होती है, उन केसेस में कुछ एक मेजर्स लिस्ट किए गए हैं जिनको इख्तियार करना होता है, अपनाना होता है इस ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान के अंतर्गत। प्लान का ओवरव्यू समझें तो ये कुछ ऐसे एक्शंस का मांग करता है जिसमें 13 अलग अलग एजेंसीज दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान में है, जो कि आपस में कोऑर्डिनेट करती हैं और वो फिर एक्शन लेती हैं। जायज़ सी बात है, चूंकि ये प्लान EPCA के द्वारा बनाया गया था तो जो हेड ऑफ द टेबल है वो EPCA ही है और सुप्रीम कोर्ट ने इनको ही मैंडेटेड किया था कि EPCA ही सब कुछ देखेंगे। कोई भी एक्शन, अगर आप कोई भी मेजर इंपोज करने जा रहे हो तो उससे पहले EPCA हर एक NCR स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ एक मीटिंग करता है, उसमें बताता है कि भाई क्या एक्शन लेना चाहिए, हमें बताओ, आप बताओ, आप बताओ, राजस्थान वाले बताओ या फिर दिल्ली वाले बताओ, यूपी वाले बताओ, और उसके हिसाब से एप्लीकेबल स्टेप्स जो भी उठाने होते हैं वो लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम इस पिक्चर से समझते हैं, मानो कि जो क्लाइमेटिक या फिर एयर कंडीशन है वो मॉडरेट से पुअर तक पहुंच गई। मॉडरेट से पुअर, अगर मॉडरेट कंडीशन है तो क्या मतलब है कि जो PM 2.5 का लेवल है या फिर PM 10 का लेवल है, इन दोनों के लेवल में कुछ बढ़ोतरी देखने को मिलती है। जैसे कि ये बोला गया कि भाई जो PM 2.5 और PM 10 है, अगर वो 61 से 90 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, मतलब हवा के 1 मीटर क्यूब वाले हिस्से में अगर 61.9 माइक्रोग्राम प्रेजेंट हैं तो ये कंडीशन मॉडरेट है। इस कंडीशन में हम लोग लैंडफिल्स और जो वहाँ पर गार्बेज जलाते हैं वो अगर सब बंद हो जाएगा, ब्रिक किल्न्स को रेगुलेट करने लगेंगे। अगर ये कंडीशन पुअर से वेरी पुअर चली गई तो इसका मतलब है कि हम लोग डीजल जनरेटर वगैरह बंद कर देंगे। बोलेंगे कि भाई जो पार्किंग फीस है ना उसको 3 से 4 गुना बढ़ा दो, जिससे कि लोग अपने साधन से ना आए, मेट्रो और पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विसेज का इस्तेमाल करें। यहाँ पर कोल और फायरवुड को जलाना होटल्स वगैरह में बंद कर दिया जाता है। अगर कंडीशन सीवियर हो जाती है
सीवियर का मतलब है कि ब्रिक किल्स जो हैं उनको बंद कर दिया जाएगा, ईंट के भट्टे बंद कर दिए जाएंगे, स्टोन क्रशर्स वगैरह होते हैं इनको भी बंद कर दिया जाएगा। जो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट हैं उनकी इंटेंसिटी इंक्रीज कर दी जाएगी, और जो भी ऑफ पीक ट्रैवल है उसको इनकरेज किया जाएगा कि भाई आप ऑफिस आवर्स में थोड़ा कम ट्रैवल करिए, मतलब इस तरीके से कुछ भी। जो भी रास्ते हैं उन पे पानी का छिड़काव किया जाएगा ताकि डस्ट पार्टिकल्स को हम लोग सेटल डाउन करें, यहाँ पर थोड़ा पोल्यूशन कम हो। अगर यही कंडीशन सीवियर से सीवियर प्लस पहुंच जाती है तो इस कंडीशन में क्या होता है कि हम लोग डीजल ट्रक का एंट्री दिल्ली रीजन में बंद कर देते हैं, हम लोग कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज को बंद कर देते हैं। ऑड और इवन रेशन सिस्टम, जो आपको पता है ऑड और इवन कार के नंबर चलने लगते हैं, वो सारी चीजें हम फिर इंप्लीमेंट कर देते हैं सीवियर प्लस कंडीशन या फिर इमरजेंसी कंडीशन में। आर्टिकल हमारा हिमालयन ब्राउन बियर से रिलेटेड है। जिस प्रकार से क्लाइमेट चेंज का ये जो सिचुएशन चल रहा है इसका प्रभाव हर किसी पर पड़ा है। इसी सीरीज में एक स्टडी कंडक्ट किया गया हिमालय रीजन में ब्राउन बियर के ऊपर। यूं तो ब्राउन बियर की बहुत सारी प्रजातियां हैं, बट उनमें से ये जो हिमालयन ब्राउन बियर है इनके ऊपर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। ये बताया जा रहा है कि जो भी इनका हैबिटेट है या फिर जो भी बायोलॉजिकल कॉरिडोर्स हैं जहां पर ये स्पेशल स्पेशीज रहती है उसमें काफ़ी गिरावट देखने को मिल रहा है। इनका ये खतरनाक सा साइंटिफिक नाम है जो कि आप आराम से बैठ के पढ़ सकते हैं। इनको हम लोग हिमालयन रेड बियर या फिर आइजाबेलाइन बियर या फिर जूते, पता नहीं क्या नाम है, बट कुछ इस तरीके से प्रोनाउंस करते हैं। ये हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, जम्मू कश्मीर को मिलाते हुए ऐसे 23 प्रोटेक्टेड एरियाज हैं जहां पर ये हिमालयन ब्राउन बियर पाया जाता है। हिमालय के हाईलैंड्स की बात करें, ऊंचे ऊंचे जगहों की बात करें, तो ये सबसे बड़ा कार्निवोरस एनिमल है जो कि मीट मांस खाता है, मतलब कि ये कार्निवोरस है। इसका कंजर्वेशन स्टेटस की अगर हम बात करें तो ये IUCN के लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में क्लासीफाई है। ब्राउन बियर की बात हो रही है केवल, लेकिन अगर इसके भी एक सब स्पेशीज पर जाएं और हम बात करें हिमालयन ब्राउन बियर की तो ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है। इसी तरीके से ये इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर शेड्यूल 1 में लिस्टेड है। कुछ इस स्टडीज के की टेक अवेज देखते हैं। बताया जा रहा है कि 2050 आते आते इस हिमालयन ब्राउन बियर का जो हैबिटाट है, रहने की जगह है, उसमें 73% की गिरावट देखने को मिलेगी। ये 13 प्रोटेक्टेड एरियाज पे इम्पैक्ट डालेगा। ये बोल रहे हैं कि 2050 तक ऐसे लगभग 13 प्रोटेक्टेड एरियाज होंगे जहां पर हिमालयन ब्राउन बियर रह ही नहीं सकते। साथ ही साथ इन्होंने बहुत सारे रिकमेंडेशंस दिए हैं कि हमें कुछ एडाप्टिव प्लानिंग, कुछ स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, कुछ ऐसे प्रोटेक्टेड एरिया का नेटवर्क बनाना चाहिए अपने हिमालय सेक्शन में जहां पर हम इन हिमालयन ब्राउन बियर को प्रोटेक्ट कर सकें, कंजर्व कर सकें। यहाँ पर एक बात आती है कि हमें एडाप्टिव स्पेशल प्लानिंग अडॉप्ट करना चाहिए। ये जो एडाप्टिव स्पेशल प्लानिंग है, स्पेशियल प्लानिंग, ये वाला स्पेशल वो नहीं, स्पेशियल, इसका मतलब ये है कि हम एक ऐसे जगह की बात कर रहे हैं, एक ऐसे लैंडस्केप की बात कर रहे हैं जहाँ पर हो सकता है कि बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में हिमालयन ब्राउन बियर रहते हों। इन सबको ऑगमेंट करने की बात हो रही है, मतलब एक साथ मिला देने की बात हो रही है। इसको बोलते हैं एडाप्टिव स्पेशियल प्लानिंग। तो यहाँ पर हिमालयन ब्राउन बियर के लिए यही चीज अडॉप्ट करने की बात की जा रही है। अगला आर्टिकल हमारा इंडिया का सल्फर डाइऑक्साइड एमिशन से रिलेटेड है। ग्रीन पीस इंडिया और सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर, क्रिया, CREA, इन दोनों लोगों ने मिल के एक रिसर्च कंडक्ट किया था। उसका एनुअल रिपोर्ट इस नाम से टाइटल है कि रैंकिंग द वर्ल्ड्स सल्फर डाइऑक्साइड हॉटस्पॉट 2019 और 20। इसके अंदर इन्होंने विश्व के जो भी पार्टिसिपेटरी नेशन होंगे उनके अंदर सल्फर डाइऑक्साइड का कितना एमिशन होता है उसके बारे में इन्होंने जांच पड़ताल की है। सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में जानते हैं तो एक प्रकार का कलरलेस गैस है, लेकिन साथ ही साथ जो इसकी महक है वो बहुत तीखी है, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर है। और कैसी महक आती है पता है? जब हम लोग मैचस्टिक को जलाते हैं तो तुरंत एक धुआं निकलता है, उसकी जो महक होती है ना, वो समझो सल्फर डाइऑक्साइड की ही महक के बराबर है। और इसके अलावा और भी जो पॉल्यूशंस वगैरह होते हैं, कार एमिशन होते हैं, कोल को बर्न करने पर, या फिर कोई भी ऐसा फ्यूल जिसमें सल्फर होता है, इन सब से सल्फर डाइऑक्साइड एमिशन होता है। हर बार की तरह इस बार भी इंडिया ने टॉप किया है सल्फर डाइऑक्साइड एमिशन में। 5 साल से पिछले हर साल
ये इंडिया ही टॉप मोस्ट एमिटर रही है सल्फर डाइऑक्साइड की। जितना भी सल्फर डाइऑक्साइड है वो कोयले की और पावर प्लांट्स के ऑयल को जलाने से ही आती है, सबसे ज़्यादा यहीं से होता है। इसके अलावा फिर ट्रेन, बड़े बड़े जहाज़ जो होते हैं या फिर जो भी डीजल इक्विपमेंट्स होते हैं, उनको जो फ्यूल यूज़ होता है उसमें सल्फर रहता है, उसके वजह से ये सल्फर डाइऑक्साइड का एमिशन होता है। वोल्केनिक इरप्शंस में भी सल्फर डाइऑक्साइड का एमिशन होता है। बहुत बार आप देखोगे कि सल्फर डाइऑक्साइड को फ्रूट्स और वेजिटेबल को प्रिजर्व करने के लिए भी फूड प्रिजर्वेटिव जैसा यूज़ किया जाता है। अगर इसको प्रेशराइज किया जाए तो ये लिक्विड में कन्वर्ट कर जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, ये जो दो गैसेज हैं, ये अगर इन्वायरमेंट में एटमॉस्फेरिक सब्सटेंसेस के साथ जैसे कि वाटर, इसके साथ रिएक्ट करते हैं तो ये एसिड बनाते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड HNO3 और H2SO4। यहाँ पर की टेक अवे इस रिपोर्ट की बात करें, जैसा हमने बताया कि इंडिया इस बार भी अपने सबसे टॉप लेवल पर है। पिछले 5 साल से लगातार सल्फर डाइऑक्साइड के एमिशन में सबसे आगे है। इसके बाद रशिया और चाइना है। 2019 के बारे में अगर बात करें तो इंडिया ने 21% पूरे ग्लोबल एंथ्रोपोजेनिक, मतलब कि जितना भी ह्यूमन लोग सल्फर डाइऑक्साइड एमिट कर सकते हैं उनका 21% हिस्सा इंडिया से एमिट हुआ है। लेकिन 2018 से कंपेयर करें तो 2019 का जो डेटा है उसके 6% में गिरावट देखने को मिली है। मतलब कि जितना पहले 2018 में सल्फर डाइऑक्साइड का एमिशन हुआ होगा उससे 6% गिरावट देखने को मिली, बट स्टिल अभी भी सबसे टॉप पर है। जो शहर सबसे ज़्यादा सल्फर डाइऑक्साइड एमिट करते हैं उसमें से चेन्नई सबसे बड़ा हॉटस्पॉट है। इसके अलावा जो भी एमिशन हॉटस्पॉट होते हैं उनमें से थर्मल पावर स्टेशन है, जहाँ पर कोयले जलाते हैं। हमने पढ़ा ही कि कोयले जलाने से सल्फर डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा, या फिर जो भी पावर प्लांट है उनके ऑयल जलने से होता है। इसके अलावा इंडिया में मेजर SO2 एमिशन हॉटस्पॉट में से मध्य प्रदेश के अंदर सिंगरौली, तमिलनाडु के अंदर नेवेली और चेन्नई, ओडिशा के अंदर तलचर और झारसुगुड़ा, छत्तीसगढ़ के अंदर कोरबा, गुजरात के अंदर कच्छ, तेलंगाना के अंदर रामागुंडम और महाराष्ट्र के अंदर चंद्रापुर और कोराडी ऐसे जगह हैं जो कि फेमस SO2 एमिशन के हॉटस्पॉट हैं। बेसिक बात यही की जाती है कि हम लोग पावर प्लांट्स जितने भी यूज़ करते हैं वहाँ पर एक फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन का यूनिट होता है, FGD का यूनिट होता है। ये मोस्ट ऑफ द पावर प्लांट में हम लोगों ने इंस्टॉल ही नहीं कर रखा है। अगर इसको इंस्टॉल कर देना तो SO2 एमिशन काफ़ी हद तक हम कम कर सकते हैं, तो इसीलिए ये होना चाहिए हमारे लिए। जो हमारा अगला आर्टिकल है वो इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे के बारे में है। कुछ समय पहले इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे सेलिब्रेट किया गया, ऑब्जर्व किया गया एग्जैक्टली 23 अक्टूबर को। इस दिन का उद्देश्य ये होता है कि हम स्नो लेपर्ड के बारे में लोगों को अवेयर करें, उनके कंजर्वेशन को कंट्रीब्यूट करें। स्नो लेपर्ड के बारे में बात करते हैं। स्नो लेपर्ड इसे घोस्ट ऑफ द माउंटेन्स के नाम से भी जाना जाता है। व्हाई? क्योंकि इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है और ये बहुत ही आसानी से छुप जाते हैं, डिटेक्ट करना मुश्किल होता है और ये पकड़ में भी नहीं आते, इसीलिए इन्हें पहाड़ों का भूत कहा जाता है। ये एक इंडिकेटर की तरह भी वर्क करते हैं माउंटेन इकोसिस्टम के लिए। अगर ये वहाँ पर मौजूद हैं मतलब माउंटेन इकोसिस्टम बढ़िया काम कर रहा है। अगर इनकी संख्या घट रही है मतलब माउंटेन इकोसिस्टम वीक हो रहा है, क्योंकि फूड वेब में प्रेडेटर्स की लिस्ट में ये टॉप पर आते हैं, इसीलिए ये इंडिकेटर की तरह भी वर्क करते हैं। हैबिटेशन की बात करें तो ये हाई एल्टीट्यूड में रहते हैं। स्टीप माउंटेन रेंजेस जो सेंट्रल और साउथ ईस्ट एशिया की हैं वहाँ पर एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट में रहने की क्षमता रखते हैं। इंडिया के जो कुछ स्टेट्स एंड यूटीज़ हैं लाइक जम्मू एंड कश्मीर अभी यूटी में कन्वर्ट हो गया है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर ये पाए जाते हैं। इंडिया काफ़ी यूनिक कंट्री है क्योंकि जो 5 बिग कैट की प्रजातियां हैं इंक्लूडिंग स्नो लेपर्ड वो इंडिया में पाई जाती हैं। स्नो लेपर्ड के अलावा जो 4 बिग कैट की प्रजातियां हैं वो हैं लॉयन, टाइगर, कॉमन लेपर्ड और क्लाउडेड लेपर्ड। हेमिस नेशनल पार्क बिगेस्ट नेशनल पार्क है इंडिया का और वहाँ पर स्नो लेपर्ड की अच्छी प्रेजेंस भी हमें देखने को मिल जाती है। कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें तो स्नो लेपर्ड को वल्नरेबल कैटेगरी में रखा गया है। साइट्स यानी कि कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज में इसे अपेंडिक्स 1 में रखा गया है। CMS यानी कि कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज में इसे अपेंडिक्स 1 में रखा गया है। अगर हम इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 की बात करें तो वहाँ पर भी इसे शेड्यूल 1 में रखा गया है। ओवरऑल अगर मैं बात कहना चाहूँ तो वो ये है कि हर मैकेनिज्म में इसे हाईएस्ट लेवल का प्रोटेक्शन ग्रांट किया गया है। थ्रेट क्या है? देखिए, जो इनका प्री पॉपुलेशन है, जो वो शिकार करके खाते हैं, वो लगातार कम हो रहा है, इलीगल पोचिंग हो रही है और ह्यूमन पॉपुलेशन भी इन्फिल्ट्रेट कर रहा है उनकी लोकेशंस में। इसकी वजह से इनकी जो संख्या है वो लगातार गिरती चली जा रही है। इनके कंजर्वेशन के लिए भी कुछ प्रयास किए गए हैं इंडिया के द्वारा। अभी हाल ही में हिमाल संरक्षक इनिशिएटिव लिया गया है। ये एक प्रकार का कम्युनिटी वॉलंटियर प्रोग्राम है
October 2020 को इसे लॉन्च किया गया है। इट इज़ वेरी लेटेस्ट, ये आपको पता होना चाहिए। प्रश्न यहाँ से आ सकते हैं, उद्देश्य यही है, स्नो लेपर्ड को प्रोटेक्ट करेंगे। इसके पहले सिक्योर हिमालय एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था, जिसमें GEF यानी कि ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी और यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP, इन दोनों ने मिलकर इस प्रोजेक्ट को फंड किया था। इसके अतिरिक्त प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड PSL, इसे 2009 में लॉन्च किया गया था। इसमें पार्टिसिपेशन इंश्योर करके जो स्नो लेपर्ड है उनके कंजर्वेशन को इंश्योर करने की कोशिश की जा रही है। अगला आर्टिकल हमारा लायन टेल्ड मकाकू से रिलेटेड है। आप यहाँ पर इनकी फोटो देख सकते हैं। द फेमस लायन टेल्ड मकाकू, इनको 6वीं बार IUCN के रेड लिस्ट में इंडेंजर्ड घोषित किया गया है। क्यों? क्योंकि इनका हैबिटेट लॉस दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। लायन टेल्ड मकाकू की बात करें तो इनका साइंटिफिक नेम है मकाका सिलेनस। हैबिटेट अपने साउथ इंडिया का जो भी वेस्टर्न घाट इलाका है, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु वाले रीजन में, उसमें जो गिने चुने रेन फॉरेस्ट एरियाज हैं वहाँ पर ये लोग रहते हैं, और इसीलिए वहाँ पर सह्याद्री या फिर बेनोवलेंट माउंटेन्स, जिनका मतलब ऐसा ओरिजिनल नाम भी इनको दिया गया है। लायन टेल्ड मकाकू जो है वो इकोसिस्टम में बहुत बढ़िया रोल प्ले करते हैं, क्योंकि जो भी खाना ये खाते हैं, जैसे कि पेड़ के कुछ हिस्सों को खाना या फिर फ्रूट्स खाते हैं, तो उनके बीज जो होते हैं ये इधर उधर फेंक देते हैं, डिस्पर्स कर देते हैं, जिससे कि इकोसिस्टम कंजर्व होता रहता है, वहाँ से नए पेड़ उगते रहते हैं। साइट्स के अपेंडिक्स 1 में इनको देखा जा सकता है, और इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर में शेड्यूल 1 में ये आते हैं। IUCN में इंडेंजर्ड कैटेगरी में है। लायन टेल्ड मकाकू को ओमनीवोरस कंसिडर किया जाता है, क्योंकि ये फ्रूट्स, इंसेक्ट्स, एग्स और कभी कभी छोटे जानवर को भी खा सकते हैं। बेसिक थ्रेट का कारण जो है वो ओवर पॉपुलेशन है, इनका नहीं, हम लोग का, मतलब मानव जाति का। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन होता है इसीलिए, और इनको लोग मार डालते हैं, हंट करते हैं। ये कुछ 3 मेजर कारण हैं लायन टेल्ड मकाकू के खत्म होने का या फिर कम होने का। अगला आर्टिकल हमारा मेडुका डिप्लोस्टेमॉन से रिलेटेड है। ये एक ट्री स्पीशीज है, मेडुका डिप्लोस्टेमॉन। इसको ये माना जा रहा था ना कि ये एक्सटिंक्ट हो गया है, अब है नहीं। वापस से 180 साल बाद, 180 ईयर्स के बाद केरला के कोलम डिस्ट्रिक्ट में एज ए सैक्रेड ग्रुप इसको रीडिस्कवर किया गया। तो अचानक से बिल्कुल हड़कंप मच गया कि भाई हम तो सोच रहे थे कि ये एक्सटिंक्ट हो गया, ये तो आ गया वापस से। तो साइंटिस्ट ने आइडेंटिफाई कर लिया है कि भाई यही है मेडुका डिप्लोस्टेमॉन। ये वेस्टर्न घाट का एक थ्रेटेंड स्पीशीज हुआ करता था। सबसे पहले इसको 1835 में इसके स्पेसिमेन को कलेक्ट किया गया था। 1835 में ये रॉबर्ट वाइट करके थे, एक सर्जन बॉटनिस्ट थे ईस्ट इंडिया कंपनी के। उन्होंने इसके स्पेसिमेन को थोड़ा सा कलेक्ट किया था। ये एक प्रकार का अभी जो फाइंड हुआ है वो एक मेच्योर ट्री है, और अभी तक अपने आप में वन ऑफ इट्स काइंड है, क्योंकि एक ही इकलौता पेड़ ऐसा बचा हुआ है। एक्सट्रीमली वैल्यूएबल है हमारे लिए, और साइंटिफिक, इन्वायरमेंटल और कंजर्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिंस ये स्पीशीज जो है वन ऑफ इट्स काइंड है, सिंगल लोकेलिटी में है, इसीलिए IUCN के रेड लिस्ट में ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में आती है। अगला आर्टिकल हमारा मोजाइक एक्सपेडिशन से रिलेटेड है। मोजाइक का फुल फॉर्म है मल्टीडिसिप्लिनरी ड्रिफ्ट ऑब्जर्वेटरी फॉर स्टडी ऑफ आर्कटिक क्लाइमेट। नाम से तो पता चल गया, लेकिन फुल फॉर्म पता हो तब। यूजुअली इसका एक एक्सपेडिशन स्टार्ट हुआ था, मतलब एक शिप है जो ट्रैवल करने के लिए स्टार्ट करता है नॉर्वे से, और सक्सेसफुली इसको जर्मनी के ब्रेहेम हेवन जगह पर, इस पोर्ट पर कंक्लूड करता है, रोकता है। मोजाइक एक्सपेडिशन की बात करें तो एक प्रकार का इंटरनेशनल रिसर्च एक्सपेडिशन है ये। इसका मतलब ये है कि ये आर्कटिक ओशन में जो भी ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट के कारण चेंजेस आ रहे हैं उनके ऊपर एक रिसर्च कंडक्ट करता है, स्टडी कंडक्ट करता है। इसमें देखता है कि हम फंडामेंटल इनसाइट्स के ऊपर फोकस करते हैं और देखते हैं कि आर्कटिक ओशन के अंदर स्पेसिफिकली क्या क्या चेंजेस आए हैं। इस मोजाइक एक्सपेडिशन को इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ लीडिंग पोलर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने डिज़ाइन किया था। साथ ही साथ एक जर्मनी का अल्फ्रेड वैगनर इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर एक हेल्महोल्ट्ज सेंटर है फॉर पोलर एंड मैरीन रिसर्च। उन्होंने इसको पूरा ध्यान रखा है, इन्होंने ही लेड किया है इसको। यहाँ पर एक शिप जो रिसर्च के लिए गई थी वो है RV पोलर स्टर्न। तो ये जो आइस ब्रेकर पोलर स्टर्न है ये नॉर्वे से सेल करती हुई निकली। 1 साल के अंतर अंतर ये आर्कटिक ओशन में पूरा छानबीन करती है। आर्कटिक ओशन जो कि पूरा का पूरा बर्फ से घिरा हुआ है। अगला आर्टिकल हमारा माई गंगा माई डॉल्फिन कैंपेन से रिलेटेड है। यहाँ पर वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, इन तीनों ने मिलके ये एक प्रोग्राम लॉन्च किया था, एक कैंपेन लॉन्च किया था जिसका नाम है माई गंगा माई डॉल्फिन।
इसको लॉन्च किया था गंगा रिवर डॉल्फिन डे के दिन में। इसी ओकेजन पर इसको लॉन्च किया गया। अब इसका मेन एम यही था कि हम लोग डॉल्फिन के लिए जो भी इको टूरिज्म है उसको प्रमोट करेंगे और साथ ही साथ हम लोग एक डॉल्फिन सेंसस भी कंडक्ट करेंगे। इस प्रोग्राम के अंदर में 6 जगहों पर डॉल्फिन सफारी को भी इंक्लूड करने का प्रावधान है। ये जो 6 साइट्स हैं वो उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल के अंदर में बनाए जाएंगे। आपको ये भी याद रखना है कि नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, इसकी जो बेसिक अथॉरिटी है वो नेशनल काउंसिल फॉर रिवर गंगा एक्ट 2016 के अंदर में डिफाइन होती है। नेशनल काउंसिल फॉर रिवर गंगा रिजुवेनेशन प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट एक्ट 2016। इंप्लीमेंटिंग एजेंसी यही है नमामि गंगे प्रोग्राम की। गंगेटिक रिवर डॉल्फिन की बात करें तो ये हमारा नेशनल एक्वाटिक एनिमल है। गंगा, मेघना और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम में हम इसको पा सकते हैं, जो कि इंडिया, नेपाल और बांग्लादेश वाले रीजन में आपको मिलेगा। IUCN रेड लिस्ट में ये इंडेंजर्ड स्पीशीज में काउंट होता है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की बात करें तो 1982 में स्टैब्लिश ये ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर में आता है। ये वाइल्ड लाइफ रिसर्च कैरी आउट करता है, जिससे कि हम लोग बायोडाइवर्सिटी या फिर कोई इंडेंजर्ड स्पीशीज है या फिर कोई वाइल्ड लाइफ पॉलिसी या फिर कोई वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट की बात है, ऐसी स्टडीज कंडक्ट करता है। इसका हेडक्वार्टर है देहरादून, इंडिया के अंदर में। गंगा नदी में पॉल्यूशन को कम करेंगे। दूसरा ये कि साथ ही साथ उसके आसपास के जो भी एरियाज होंगे उसको हम लोग कंजर्व भी करेंगे और रेजुवेनेट मतलब वापस से सजाएंगे भी। इस पूरे प्रोग्राम को मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर में ऑपरेट किया जा रहा है। इसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा NMCG, और साथ में स्टेट के अंदर में जो भी काउंटर पार्ट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जैसे कि स्टेट प्रोग्राम मैनेजमेंट ग्रुप्स, वो इनको इम्प्लीमेंट करते हैं। ये जो NMCG है, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, ये नेशनल गंगा काउंसिल 2016 के अंदर का एक विंग है। नेशनल गंगा काउंसिल एक्चुअल में इसके पहले 2016 से पहले एक नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी NRGBA हुआ करता था। इसको रिप्लेस करके नेशनल गंगा काउंसिल आई थी, जिसके अंदर का एक छोटा सा विंग है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, जो कि नमामि गंगे प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करती है। समझ में आ गया? इसी लाइन को एक बार वापस से सुन लीजिए। मैंने बोला है कि 2016 से पहले नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी हुआ करता था, उसको रिप्लेस करके नेशनल गंगा काउंसिल आया। नेशनल गंगा काउंसिल का एक छोटा सा हिस्सा है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, और यही नमामि गंगे प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करती है। ये जो नेशनल गंगा काउंसिल, जिसको अक्टूबर 2016 में क्रिएट किया गया था, इसको रिवर गंगा रिजुवेनेशन प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटीज ऑर्डर 2016 से बनाया गया था। इसको प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं। सेंट्रली फंडेड है, नॉन लैप्सेबल कॉर्पस है इसका, कि एक साल में पैसा खर्च नहीं हुआ तो ऐसा नहीं है कि जितना पैसा मिला था वो चला जाएगा, वो अगले साल एड ऑन हो जाएगा। और इसके अंदर लगभग 288 प्रोजेक्ट्स हैं और उन सभी के लिए अप्रॉक्सीमेटली 20,000 करोड़ का फंडिंग दिया गया है। नमामि गंगे प्रोग्राम के मेन पिलर्स कुछ इस प्रकार से हैं कि ये सीवरेज ट्रीटमेंट करते हैं, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करते हैं, रिवर सरफेस को साफ सुथरा बनाते हैं, एफॉरेस्टेशन पे ध्यान देते हैं, जो भी इंडस्ट्री से निकलते हुए पॉल्यूशन है उनको मॉनिटर करते हैं, रिवर फ्रंट के डेवलपमेंट्स को देखते हैं कहीं वो ज़्यादा इरोड तो नहीं कर रही है सरफेस एरियाज को, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन पर काम करते हैं, पब्लिक अवेयरनेस पर काम करते हैं और गंगा ग्राम बनाते हैं। आर्टिकल रेटिफिकेशन ऑफ 7 POPs से रिलेटेड है, मतलब कि पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट। जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है कि ये कुछ ऐसे पॉल्यूटेंट्स होंगे जो कि इन्वायरमेंट में बहुत देर तक परसिस्ट करते होंगे, बहुत देर तक रहते होंगे, जिनसे कि इनका प्रभाव हमारे इन्वायरमेंट पर थोड़ा ज़्यादा होता होगा। इन सभी POPs को लिस्ट करता है स्टॉकहोम कन्वेंशन, मतलब स्टॉकहोम कन्वेंशन के अंदर ही ऐसे परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट की बात की जाती है। हाल फिलहाल में यूनियन कैबिनेट ने ऐसे 7 केमिकल्स थे जिनको POPs का दर्जा देते हुए उन्होंने अप्रूवल दे दिया है। ये जो 7 POPs जिनको अब इंडिया के अंदर में प्रोहिबिट किया गया है मैन्युफैक्चरिंग से, कि अब इनका मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो सकता है, ना ही हम इनका ट्रेड कर सकते हैं, मतलब ना ही हम इनको इंपोर्ट कर पाएंगे और ना ही हम इनको एक्सपोर्ट कर पाएंगे। बात करते हैं ये 7 POPs हैं कौन कौन से जिनको प्रोहिबिट किया गया है इन सब कामों के लिए। इनमें है क्लोरडेकॉन, एक है हेक्सा ब्रोमो बाइफिनाइल, एक है हेक्सा ब्रोमो डाइफिनाइल ईथर और हेप्टा ब्रोमो डाइफिनाइल ईथर। इसके अलावा टेट्रा ब्रोमो डाइफिनाइल ईथर और पेंटा ब्रोमो डाइफिनाइल ईथर, मतलब कि टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा सब हैं। पेंटा क्लोरोबेंजीन, हेक्सा ब्रोमो साइक्लोडोडेकेन
और हेक्साक्लोरोबूटाडाइइन। अब आप बोल रहे होंगे कि ये क्या पढ़ा रहे हैं सर आप, ये तो मतलब यूपीएससी नहीं पूछती है ये सब चीज़। तो ये अब तो बदल गया है, अब तो यूपीएससी कुछ भी पूछ रही है। तो इसीलिए आप याद मत करो इन चीज़ों को, ये सब याद करने की चीज़ें हैं भी नहीं। लेकिन फिलहाल आप अपने दिमाग में ऐसा कुछ बना के रखो जिससे आपको ये पता चल जाए कि ये पीओपीज़ हैं एटलीस्ट, ठीक है। कभी भी टेट्रा ब्रोमो डाइफिनाइल टाइप का कुछ भी ऐसा खतरनाक सा नाम आएगा तो आप उनको पीओपीज़ मान सकते हो। सिग्निफिकेंस की बात करें तो 1992 अर्थ समिट, द फेमस रियो अर्थ समिट, वहाँ पर एक फाइनेंशियल रिसोर्सेज को फुलफिल करने के लिए, मतलब ऐसे बहुत सारे डेवलपिंग कंट्रीज़ हो सकती हैं, दूसरे ऐसे ट्रेडिंग कंपनीज कुछ ऐसे हो सकती हैं जिनको कुछ फाइनेंसेस की ज़रूरत पड़े, उनके कंट्री में क्लाइमेट चेंज का प्रभाव ज़्यादा हो, इन्वायरमेंट तेज़ी से डिग्रेड हो रहा हो, उन सब चीज़ों को बचाने के लिए ये ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, इसका निर्माण किया गया था। अब इस रेटिफिकेशन के बाद ये होगा कि इंडिया भी ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी से रिसोर्सेस लेके आ सकती है। पीओपीज़ की बात हमने ऑलरेडी कर ली है, थोड़ा सा और डिटेल में चर्चा करते हैं कि ये कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि इन्वायरमेंट में लंबे समय तक रहते हैं। साथ ही साथ ये लंबे समय तक रहने के कारण इन्वायरमेंट में दूर तक फैल जाते हैं, मतलब ज्योग्राफिकली ये बहुत दूर दूर तक डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। अब चूंकि ये दूर दूर फैल चुके हैं और इन्वायरमेंट में बहुत दिन तक रहते हैं, इसीलिए ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में फैटी टिश्यूज के अंदर में एक्यूमुलेट हो जाते हैं, और इसीलिए ह्यूमन लाइफ पर हो या फिर वाइल्ड लाइफ की बात हो, दोनों के लाइफ्स में ये टॉक्सिसिटी पैदा करते हैं, जहरीली चीज़ें पैदा करते हैं। स्टॉकहोम कन्वेंशन की बात करें तो ये एक प्रकार का ग्लोबल ट्रीटी है जिसके अंदर हम लोग इन्वायरमेंट के हेल्थ और साथ ही साथ जो हमारा हेल्थ है, मतलब ह्यूमन हेल्थ है, उन दोनों की बात करते हैं। और हम ये बोलते हैं कि जैसे जितने सारे परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स हैं उनको हम लोग खत्म कर देंगे या कम कर देंगे। इस कन्वेंशन को 2001 में स्टॉकहोम स्वीडन के अंदर में सिग्नेचर के लिए ओपन किया गया और 2004 मतलब 3 साल बाद ही ये इफेक्टिव हो गया। पीओपीज जो है इस स्टॉकहोम कन्वेंशन के अंदर बहुत सारे एनेक्सेस हैं, इनके अंदर ही लिस्टिंग होती है, और ये लिस्टिंग इस बेसिस पर होती है कि इनके ऊपर प्रॉपर साइंटिफिक रिसर्च होते हैं, कुछ नेगोशिएशंस भी होते हैं मेंबर कंट्रीज़ के बीच में, डिलिबरेशंस होते हैं, उसके बाद एनेक्स डिफाइन किया जाता है। ऑब्जेक्टिव वही है कि हम लोग एक सेफर इन्वायरमेंट दे सकें, साथ ही साथ ऐसे पीओपीज उनको टारगेट करके हम उनके प्रोडक्शन को कम कर सकें, जो भी स्टॉक पाइलिंग होती है ऐसे किसी भी इक्विपमेंट का या फिर डायरेक्टली इन पीओपीज का, उसको हम खत्म कर सकें, और हम अपने फ्यूचर में एक साथ काम करते हुए पीओपी फ्री इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकें। इंडिया ने स्टॉकहोम कन्वेंशन को इफेक्टिव होने के 2 साल बाद मतलब कि 2006 में रेटिफाई कर दिया था। यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट आता है डर्टी डोजन का। डर्टी डोजन मतलब ऐसे 12 केमिकल्स थे जिनको पीओपीज के अंदर में की पीओपी का दर्जा दिया गया था, मतलब कि ये सबसे ज़्यादा खतरनाक पीओपीज हैं। इसके चलते ही इंडिया ने जब इसको रेटिफाई कर दिया था तो मलेरिया कंट्रोल करने के लिए पहले डीडीटी का छिड़काव होता था, उसको बंद कर दिया गया। साथ ही साथ ऐसे डाईऑक्सिन्स या फ्यूरॉन्स, ये डाईऑक्सिन्स और फ्यूरॉन्स जो होते हैं ये बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्रोसेस के वेस्ट में निकलते हैं, जो ऐसे बेपरवाही से इनको हम लोग प्रोड्यूस कर रहे थे, उनके प्रोडक्शन में कमी लाई गई। यहाँ पर जो 12 डिस्टिंक्ट केमिकल्स हैं जिनको हम लोग डर्टी डोजन केमिकल्स का नाम दे रहे हैं, उनको 3 अलग अलग कैटेगरीज में डिफाइन किया गया। कुछ पेस्टिसाइड्स थे, इनमें 8 पेस्टिसाइड जो थे वो एल्ड्रीन, क्लोरडेन, डीडीटी, डाई एल्ड्रीन, एंड्रीन, हेप्टाक्लोर, मिरेक्स और टोक्साफिन थी। कुछ इंडस्ट्रियल केमिकल्स के अंदर में 2 ऐसे थे जिसका नाम था पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल्स और हेक्साक्लोरोबेंजीन HCB। 2 अनइंटेंडेड बाई प्रोडक्ट्स थे, वही जिसका नाम हमने लिया डाईऑक्सिन और फ्यूरॉन्स। इनको हम लोग थोड़ा सा और कठिन नाम लें तो इनका होता है पॉलीक्लोरिनेटेड डाईबेंजो पी डाईऑक्सिन और डाईबेंजो फ्यूरॉन। फिलहाल इतने कठिन नाम पर नहीं जाना है, डाईऑक्सिन और फ्यूरॉन से भी काम चल जाएगा। बात करते हैं ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी की, जिससे कि इंडिया पैसे बटोरने की बात कर रहा है। बटोरना इन द सेंस ही जहाँ से पैसे फैसिलिटीज़ के तौर पे मिल जाएंगे, कि अगर हमारे यहाँ पर भी तो डेवलपिंग कंट्री है। GEF जो है वो रियो अर्थ समिट 1992 के अंदर में इसको इस्टेब्लिश किया गया। वॉशिंगटन DC यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। यहाँ पर जो GEF है इसको जॉइंटली यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम मतलब कि UNDP, इसके अलावा वर्ल्ड बैंक और UNEP, ये तीनों मिल के मैनेज करते हैं।
यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और वर्ल्ड बैंक। इसका पर्पस वही है कि जो भी ऐसे डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको फाइनेंशियल मैकेनिज्म्स के थ्रू उनकी हेल्प प्रदान करना, जिससे कि इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स इस प्लैनेट से खत्म हो सके। जो भी फंडिंग होती है वो ऐसे डेवलपिंग कंट्रीज को दी जाती है या फिर ऐसे कुछ ट्रांजिशन इकोनॉमीज को दी जाती है उनके वेरियस प्रोजेक्ट्स के लिए। ऐसे प्रोजेक्ट जो कि क्लाइमेट चेंज के लिए बनाए जा रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए या फिर ओजोन लेयर के डिप्लीशन से बचने के लिए बनाए जा रहे हैं। यहाँ पर एक चीज और ध्यान देना है कि जो ये हमारा ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी मतलब कि GEF है, ये हमारे 5 मेजर इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल कन्वेंशंस को फाइनेंस करने का काम करता है। उनमें से इन सभी का नाम आपने सुना होगा। चलो POP स्टॉकहोम कन्वेंशन वाला तो हमने सुन लिया। इसके अलावा 4 जो और हैं वो है एक UNFCCC मतलब कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, एक है UNCBD यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, एक है UNCCD यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन और एक है मिनेमाटा कन्वेंशन ऑन मरकरी। इसमें से आपको भी पता होगा कि UNFCCC, UNCBD, UNCCD ये सब के सब भी 1992 अर्थ समिट से ही निकले हुए हैं। अगला आर्टिकल हमारा स्किंक्स से रिलेटेड है। हाल फिलहाल में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ये एक पब्लिकेशन के थ्रू बताने की कोशिश की है कि जो स्किंक्स हैं इसके लगभग 62 स्पीशीज़ हैं जिनका घर इंडिया ही बताया जा रहा है, और इनमें से भी अप्रॉक्सीमेटली 33 स्पीशीज़ मतलब कि 57% स्पीशीज़ जो हैं वो इंडिया में ही एंडेमिक हैं, यहीं पाए जाते हैं। स्किंक एक प्रकार की लिजर्ड होती है। अंतर इतना होता है कि इसका पैर बहुत छोटा होता है, मतलब ना के बराबर पैर होता है, लेकिन फुर्ती की बात करें तो बहुत ज़्यादा फुर्तीला, हाईली अलर्ट, बहुत तेज़ी से मूव करने वाला, इंसेक्ट्स और स्मॉल इनवर्टेब्रेट्स की वैरायटी को ऐसे ही खा जाता है। आपको ये भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, एक आइडिया होना चाहिए कि ये स्किंक्स जो होते हैं वो लिजार्ड की एक प्रजाति हैं और इनकी फैमिली का नाम है स्किंसिडे। और भी बहुत डिटेल है बट इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बड़ी बॉडी होती है लेकिन पैर बहुत छोटे होते हैं, गर्दन बहुत छोटी या ना के बराबर होती है, ग्लॉसी स्केल वाली इनकी पूरी रेप्टाइल्स के जैसे सांप की स्किन होती है ना वैसी इनकी स्किन होती है। और यूजुअली हमारे स्कूल के प्लेग्राउंड में, लेक्स के आसपास, ओपन स्पेसेस जहाँ हैं, घरों में, गैराजेस जो होते हैं वहाँ पर पाए जा सकते हैं। स्किंक्स को आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लिजार्ड से कैसे डिफरेंट है ये सब करना बड़ा मुश्किल होता है, इसीलिए ये अभी तक पता ही नहीं चल पाया है कि एक्चुअल में इनकी ब्रीडिंग हैबिट्स क्या होती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के ऊपर। ये एनिमल टैक्सोनॉमी में एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है। इसका मतलब ये होता है कि एनिमल टैक्सोनॉमी जो एक वर्ड है, ये इस चीज़ को डिफाइन करता है कि हम किसी को कैसे क्लासीफाई करते हैं, उनको कैसे डिफाइन करते हैं। साथ ही साथ हम ये देखें कि उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर या फिर कुछ भी एक बड़े लेवल पर कैटेगराइज करके अलग अलग करके रख रहे हैं, उनकी कौन सी फैमिली है, ये सब टैक्सोनॉमी के अंदर आता है। और एनिमल टैक्सोनॉमी में इन एनिमल्स को क्लासीफाई करने की बात होती है। तो इस चीज़ के लिए ये एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कोलकाता में हेडक्वार्टर्ड है और 1916 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट के अंदर। इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव्स एनिमल टैक्सोनॉमी के वेरियस एस्पेक्ट को डॉक्यूमेंट करना तो है ही है, साथ ही साथ नए नए स्पीशीज़ के ऊपर रिसर्च कंडक्ट करना, सर्वे और एक्सप्लोर करना। इस पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ये जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मेन ऑब्जेक्टिव है। साथ ही साथ नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 के अंदर में ये जो नेशनल जूलॉजिकल कलेक्शन है ना, उनके लिए ये डेजिग्नेटेड रिपोजिटरी है। ये डिक्लेयर कर दिया गया है बिल्कुल कि भाई यहाँ पर सारा चीज़ें रखा जाएगा, रिपोजिटरी है यहाँ पे। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की कुछ और एक्टिविटीज़ की बात करें तो यहाँ पर इसका एक बेसिक फंक्शन ये भी होता है कि जो भी इकोसिस्टम है उनके अंदर जो भी अलग अलग स्पीशीज़ हैं उनकी स्टडी कंडक्ट करना, कंजर्वेशन एरियाज़ के ऊपर स्टडीज़ कंडक्ट करना, साथ ही साथ इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के ऊपर ध्यान देना कि कोई भी इंडिया का फौना है, एनिमल स्पीशीज़ हैं, इंडेंजर्ड तो नहीं है, उनकी प्रजातियों को कैसे बचा सकते हैं। साथ ही साथ जिस हिसाब से IUCN एक रेड डेटा बुक पब्लिश करता है ना, उसी तरीके से ZSI भी इंडियन एनिमल्स के लिए अपना खुद का एक रेड डेटा बुक पब्लिश करता है। पहली बार इसको 1983 में पब्लिश किया गया था। अगला आर्टिकल हमारा थट्टेकाड बर्ड सेंचुरी से रिलेटेड है। हाल फिलहाल में 1 किलोमीटर की दूरी पर थट्टेकाड बर्ड सेंचुरी में एक बाउंड्री बना दी गई और उसको इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर दिया गया। अब ये जो थट्टेकाड बर्ड सेंचुरी है, ये अजीबोगरीब नाम, इसका आप एक और नाम है जिससे आप भली भांति परिचित होंगे,
ये है सलीम अली बर्ड सेंचुरी, इसका नाम है। ये जो सलीम अली हैं, इनको बर्ड मैन ऑफ इंडिया से नवाजा गया था। 1933 में ये बर्ड्स के ऊपर सर्वे कंडक्ट कर रहे थे, इनकी डाइवर्सिटी के ऊपर पढ़ाई कर रहे थे, और इन्होंने बताया कि ये जो थट्टेकाड रीजन है, केरला के अंदर ये रीजन है, और ये रिचेस्ट बर्ड हैबिटाट में से काउंट कर सकते हैं हम। ये बेसिकली पेरियार रिवर के नॉर्दर्न बैंक पर सिचुएटेड है। यहाँ पर एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट है, आप सबने ये नाम सुना होगा, वहीं पर थट्टेकाड बर्ड सेंचुरी रहती है। इसके अंदर जो कॉमन बर्ड्स देखे जा सकते हैं वो है इंडियन रोलर, कुकू, कॉमन स्नाइप, क्रो फिजेंट, इसके अलावा मालाबार ट्रोगोन, फिर और भी कुछ अजीबोगरीब नाम है। एक मैना है जिसको आपको पता है, इंडियन हिल मैना। तो अजीबोगरीब नाम को छोड़ के जो कॉमन नेम्स हैं उनको तो एटलीस्ट आप जानते रहिए। अब बात करते हैं अगले आर्टिकल पर, जो कि आमूर फाल्कन के बारे में है। चिरवान और ईरान, ये दो एमूर फाल्कन्स के नाम हैं जिनको रेडियो टैग किया गया था पिछले साल नवंबर में, और इन्हें छोड़ दिया गया था। ये अभी 29,000 किलोमीटर की अपनी जर्नी कंप्लीट कर 361 दिन बाद वापस आ गए हैं। आमूर फाल्कन को लोकली अखोई पुइना के नाम से जाना जाता है। ये बहुत लंबी दूरी तक माइग्रेशन करने के लिए जाने जाते हैं, शिकारी पक्षी होते हैं। इनका जो माइग्रेटरी रूट है उसमें ये देखिए ईस्ट एशिया में ब्रीडिंग करते हैं, माइग्रेट करके नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में आते हैं, श्रीलंका थाईलैंड के एरियाज में जाते हुए कंबोडिया, अरेबियन सी और साउथ अफ्रीका की कुछ लोकेशंस तक भी ट्रेवल करते हैं। एक बार में बहुत लंबी दूरी तक ट्रेवल करने के लिए जाने जाते हैं आमूर फाल्कन्स। जो दोयंग लेक है नागालैंड की, वो इनके लिए स्टॉप ओवर की तरह होता है, वहां पर ये रुकते हैं अपनी एनुअल माइग्रेशन के दौरान। IUCN स्टेटस में लीस्ट कंसर्न है। नागालैंड की सरकार एक आमूर फाल्कन फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करती है ताकि इनके बारे में लोगों को अवेयर किया जा सके। जो अगला आर्टिकल है वो दो नई रामसार साइट्स के बारे में है। हाल ही में कबरताल वेटलैंड जो कि बिहार में है और असान कंजर्वेशन रिजर्व जो कि उत्तराखंड में है, इन्हें रामसार साइट का दर्जा दे दिया गया है, जो कि अब वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस होंगे, विश्व स्तर के महत्वपूर्ण वेटलैंड हो जाएंगे। इसके पहले 2020 की शुरुआत में 10 और वेटलैंड्स को रामसाइट का दर्जा दिया गया था, तब संख्या 27 से बढ़कर 37 हो गई थी। मतलब 2 और वेटलैंड्स के जुड़ने के बाद इंडिया में टोटल नंबर ऑफ रामसार साइट्स की संख्या 39 हो जाएगी, जो कि साउथ एशिया में किसी भी कंट्री में सबसे ज़्यादा है। एक एक करके इन दोनों रामसार साइट्स के बारे में बात करते हैं कबरताल वेटलैंड के बारे में। इसे कनवार झील के नाम से भी जाना जाता है। ये 2620 हेक्टेयर्स के एरिया में फैला हुआ है। इंडो गैंगेटिक प्लेन्स का जो एरिया है बिहार के बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पर ये आपको मिलेगा। ये एक वाइटल फ्लड बफर की तरह भी काम करता है, मतलब जब फ्लड आता है तो बहुत सारे पानी को ये अकोमोडेट कर लेता है और लोकल कम्युनिटीज़ के लिए लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ की तरह भी वर्क करता है, उनकी आजीविका का साधन है। ये काफ़ी वैल्यूएबल साइट है फिश बायोडाइवर्सिटी के लिए भी, मछलियों की जो विविधता है उसके लिए भी। लगभग 50 से ज़्यादा डॉक्यूमेंटेड स्पीसीज मछलियों की यहाँ पर रहती हैं। ये एक इंपॉर्टेंट स्टॉप ओवर है सेंट्रल एशियन फ्लाईवे में। लगभग 58 माइग्रेटरी वाटर बर्ड्स की जो प्रजातियां हैं वो यहाँ पर रुकती हैं, आराम करती हैं और फिर आगे बढ़ती हैं, तो उनके लिए एक स्टॉपेज है। 5 क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज आपको इस साइट पर मिल जाएंगी, जिसमें 3 तो बहुत इंपॉर्टेंट वल्चर्स की प्रजातियां हैं, रेड हेडेड वल्चर, व्हाइट रम्ड वल्चर, इंडियन वल्चर, और 2 वाटर बर्ड्स जैसे कि सोशेबल लैपविंग और बायर्स पोचार्ड। ये प्रजातियां आपको यहाँ पर मिलेंगी। जो हमारी अगली साइट है दैट इज असान कंजर्वेशन रिजर्व, 444 हेक्टेयर स्ट्रेच में फैला हुआ है। असान रिवर जहाँ पर यमुना नदी से मिलती है उसके नीचे के इलाके में, जो उत्तराखंड का देहरादून डिस्ट्रिक्ट है, उस एरिया में आपको ये मिलेगा। ये उत्तराखंड का पहला रामसार साइट होगा। यहाँ पर एक डैम बनाया गया असान बैरेज 1967 में। इस बैरेज के बनाए जाने के बाद जो ऊपरी हिस्सा था वहाँ पर सिल्टेशन की वजह से कुछ लैंड एरिया बन गया और वो बर्ड्स के लिए एक फ्रेंडली हैबिटेट भी बन गया। इमेज में देखिए ये है बराज। इस बराज के बनने के बाद सिल्टेशन हुआ तो कुछ जो हिस्सा है वो उभर कर ऊपर आ गया, तो पानी के साथ ये जो एरिया आसपास का पूरा एरिया बना हुआ है ये माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए या फिर वाटर बर्ड्स के लिए एक बहुत ही फेवरेबल कंडीशन क्रिएट करता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो ये बर्ड्स फ्रेंडली हैबिटेट बनी गया है, ये 330 जो बर्ड्स की स्पीसीज है उनको सपोर्ट करता है, जिनमें क्रिटिकली इंडेंजर्ड रेड हेडेड वल्चर, व्हाइट रम्ड वल्चर और बैट्स पोचार्ड भी आ जाते हैं। कुछ नॉन एवियन स्पीसीज की बात करें तो 49 फिश स्पीसीज आपको यहाँ पर मिलेंगी, जिनमें एक इंडेंजर्ड भी है, पूटीतोरा महशीर। कुल मिला के ये साइट्स डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। रामसार कन्वेंशन की बात करें तो ये कन्वेंशन इंटरगवर्नमेंटल ट्रीटी के फॉर्म में हमारे सामने आया वेटलैंड्स के ऊपर। 1971 में ईरान की सिटी रामसार में इसे अडॉप्ट किया गया और इंडिया में ये 1 फरवरी 1982 को फोर्स में आया।
वो वेटलैंड्स जो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के होते हैं उन्हें रामसार साइट डिक्लेयर कर दिया जाता है। कन्वेंशन का मिशन तो यही है कि हम वेटलैंड्स का बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल करें, वाइज यूज़ करें, लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल कोऑपरेशन के माध्यम से उन्हें इंप्रूव करने का प्रयास करें और जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए हम कॉन्ट्रीब्यूट करें। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड रामसार साइट का एक रिकॉर्ड माना जाता है रामसार साइट्स के लिए। इस रामसार कन्वेंशन के तहत मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में ऐसे रामसार साइट्स को या वेटलैंड्स को रख दिया जाता है जिनमें या तो उनके इकोलॉजिकल कैरेक्टर में चेंज हो चुका है या हो रहा है या हो सकता है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, पोल्यूशन या किसी भी ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से, तो उसे बचाने के लिए उसे मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में रख दिया जाता है। इसका मतलब यह है कि अब हमें स्पेशल एफर्ट्स लगाने होंगे उसे इंप्रूव करने के लिए। वर्तमान में भारत में 2 साइट्स मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में आती हैं, केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान और लोकटक लेक मणिपुर। उड़ीसा का चिल्का लेक भी पहले हुआ करता था बट बाद में उसे बाहर कर दिया गया। अगला आर्टिकल हमारा वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। हाल फिलहाल में फाइनेंस मिनिस्ट्री ने देहरादून बेस्ड वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII, जो कि अभी तक एक ऑटोनोमस बॉडी का स्टेटस प्राप्त किए हुए था, बोला कि इसको हम डाइवेस्ट करते हैं, मतलब इसको वंचित करते हैं, इसको ऑटोनोमस बॉडी नहीं बनाते हैं। अभी तक ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर एक ऑटोनोमस बॉडी है। 1982 में इस्टेब्लिश किया गया था, हेडक्वार्टर देहरादून में है। तो इसको पढ़ाने का मकसद ये है ना कि यूपीएससी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करती है ऐसे इंस्टीट्यूशंस को जो कि न्यूज़ में होते हैं और जिनका कुछ में कुछ चेंजेस होने को होता है बट चेंज होता नहीं है। तो आपको लगेगा कि हाँ, न्यूज़ में तो सुना था कि ऑटोनोमस बॉडी हटा दिया गया है, बट एक्चुअल में अभी ऐसा हुआ नहीं है, केवल रिकमेंड किया गया है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का बेसिक ऑब्जेक्टिव ऐसे वाइल्ड लाइफ रिसर्च और बायोडाइवर्सिटी की स्टडी कंडक्ट करना होता है। कोई भी इंडेंजर्ड स्पीशीज़ है, इनके ऊपर रिसर्च करो, इनके ऊपर पढ़ाई करो। कोई वाइल्ड लाइफ पॉलिसी बनानी है आपको, या फिर मॉडल तैयार करना है इको डेवलपमेंट या हैबिटेट इकोलॉजी का, क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए कौन कौन सी पॉलिसीज़ बननी चाहिए, वाइल्ड लाइफ को कैसे मैनेज करना है, इन सभी चीज़ों को देख रेख कौन करता है? वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। आर्टिकल हमारा शू इन्फेक्शन से रिलेटेड है। शू की स्पेलिंग XOO है, याद रखिएगा। शू इन्फेक्शन जो है, यहाँ पर हाल फिलहाल में सेंटर फॉर प्लांट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी मतलब कि CPMB के कुछ चुनिंदा साइंटिस्ट ने एक नया मैकेनिज्म अनकवर किया है जिसके अंदर उनको ये पता चला है कि एक बैक्टीरियम है जिसका नाम है शू। ये राइस के पौधों के साथ इंटरेक्ट करता है और उनको डिसीज्ड बना देता है। उनके डिसीज का कारण ये शू बैक्टीरियम है। बात करते हैं इसकी कि ये भाई ऐसा क्या हो गया जो ये राइस के प्लांट्स को बैक्टीरिया डिसीज कर दे रहा है। आपने बैक्टीरियल ब्लाइट का नाम सुना होगा। बैक्टीरियल ब्लाइट का क्या मतलब होता है? कोई भी अगर हरी पत्ती है वो धीरे धीरे आप देखोगे ऐसा लगता है कि पत्ती सूख गई और भूरे रंग की हो गई, है ना। तो ऐसा जब पूरा पत्ती भूरा हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं बैक्टीरियल ब्लाइट। उसी के पीछे का ये एक रीज़न है, उसके पीछे जो बैक्टीरिया कॉजिंग है वो है शू, ठीक है। ये भी लीफ ब्लाइट बैक्टीरिया के मतलब बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट इससे हो जाता है। शू जो है वो एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। हालांकि ये जो टर्म है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि काफ़ी कठिन है। मैंने इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ने की कोशिश की। वो कुछ ग्राम के बैक्टीरिया पर टेस्ट करते हैं, कुछ वॉयलेट स्टेन्स निकल कर आते हैं जो कि यहाँ पर इस बैक्टीरिया से नहीं निकलते हैं, इसीलिए ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बोल दे रहे हैं, जो कि हमारे यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से तो हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है। क्योंकि लिखा है तो आपके मन में भी आशा जगेगी और आप खोजने जाएंगे। इससे अच्छा मैं आपको बता देता हूँ, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। बेसिक कंसर्न वही है भाई कि अब पूरे विश्व भर में जितने भी ये चावल की खेती हो रही है इसका यील्ड जो है वो कमज़ोर होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो प्रॉब्लम आ जा रही है। बात करते हैं इसके ट्रांसमिशन की। तो आपको पता है लीफ शीथ होता है, मतलब ये डंडी जहाँ से स्टार्ट होती है पत्तियों की, वहाँ से ये फैलना स्टार्ट होता है, फिर धीरे धीरे पूरे पत्तियों में ये फैल जाता है। और ये बीमारी जो है ना, एक पेड़ से दूसरे पेड़ के लिए पानी के माध्यम से भी जा सकती है, हवा से भी जा सकता है, पानी से भी जा सकता है। चूँकि हमें पता है कि जब भी राइस पैडीज़ की बात करते हैं तो वो पूरा का पूरा रीजन फ्लडेड होता है, मतलब कि वहाँ पर पानी खूब बढ़िया, मतलब आपको भी पता होगा ना चावल की खेती में हम लोग पानी से उसको डुबो देते हैं, तो पानी बहुत ज़्यादा है। एक पेड़ से दूसरे पौधे तक, मतलब एक पौधे से दूसरे पौधे तक खूब आराम से पहुँच जाएगा। ये उनके जड़ों में पहुँच जाता है, उनकी पत्तियों को अफेक्ट कर देता है, हवा से भी फैलता है। और केवल चावल के ही पौधे नहीं बल्कि आसपास के और भी जो पौधे होते हैं उनको भी अफेक्ट कर देता है ये। तो इसीलिए खतरनाक तो है ये शू इन्फेक्शन। प्रिवेंशन कैसे हो सकता है? सबसे कॉमन मेथड अभी तक लोग यही बता रहे हैं कि हम लोग एक ऐसी राइस की वैरायटी निकालें जिसमें हम उसके जीन्स को थोड़ा मॉडिफाई कर दें और वो उसको हम बना देते हैं शू रेसिस्टेंट, जिससे शू नहीं होगा, तभी जाके इसका इलाज हो पाएगा। अब एक नया अप्रोच ये आया इसमें, जो अभी हम बात कर रहे थे ना, सेंटर फॉर प्लांट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी,
ये एक्चुअल में हैदराबाद के ओस्मानिया यूनिवर्सिटी के ये वाली बात हो रही है उसके अंदर में। तो यहाँ का जो सेंटर फॉर प्लांट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, यहाँ के साइंटिस्ट ने एक नया मेथड ईजाद किया। इन्होंने बोला कि भाई ये जो सू बैक्टीरियम है ना, इसी से कुछ मॉलिक्यूल्स डिराइव करते हैं, या फिर जो इन्फेक्टेड राइस सेल वॉल्स हैं वहाँ से कुछ हम मॉलिक्यूल्स डिराइव करते हैं और उसी से राइस को ट्रीट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक सेल्यूलेज है। सेल्यूलेज मतलब कि एक सेल वॉल डिग्रेडिंग एंजाइम है जो कि सू ही सिक्रेट करता है इनको। तो ऐसे जगहों मतलब इसको हम अप्लाई करते हैं और हम इसका इम्यून रिस्पॉन्स देखते हैं, तब समझ में आता है कि हाँ भाई फिर तो हम बच जाएंगे, फिर राइस के पौधे पर ये इन्फेक्शन नहीं आएगा। ये जो सेल्यूलेज प्रोटीन है इसके पास एक टिपिकल वैक्सीन काइंड ऑफ फीचर है जो कि राइस के पौधों को इम्यून सिस्टम प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इसी से फिर उन्होंने बना लिया कि हम एक वैक्सीन डेवलप कर लेते हैं। अभी तक केवल और केवल हम जेनेटिक मॉडिफिकेशन के साथ ही इसको हम लोग सही कर सकते थे, तो अब एक नया मेथड है, इसीलिए ये न्यूज़ में भी रहा था। राइस की बात करें, खारिफ क्रॉप है, 22 से 32 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर चाहिए, ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए, 150 से 300 सेंटीमीटर का रेनफॉल होना चाहिए, डीप क्लेई या लोमी सॉइल की ज़रूरत होती है इसको। आसाम, वेस्ट बंगाल, ओडिशा के कोस्टल एरियाज़ में, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, इन सब के कोस्टल एरियाज़ में, केरला, महाराष्ट्र, इवन उत्तर प्रदेश और बिहार वाले रीजन में भी हम राइस की पैदावार देख सकते हैं। बहुत सारे डिसीज़ होते हैं राइस को, केवल यही सू इन्फेक्शन ही नहीं है। जैसे एक शीथ ब्लाइट होता है, ये तो जैसे आपने लीफ ब्लाइट सुन लिया या फिर बैक्टीरियम ब्लाइट सुन लिया। शीथ ब्लाइट जो होता है वो फंगस के कारण होता है। ये राइजोक्टोनिया सलोनी करके एक फंगस है, उसके कारण होता है। इसके अलावा ब्राउन स्पॉट है, ये भी एक फंगल डिसीज़ है, बहुत कॉमन है। टंगरो करके है, ये 2 वायरसेस कॉम्बिनेशन से होता है। ये बेसिकली लीफ होपर होते हैं ना, उनसे ट्रांसमिट होता है। एक आता है बेकानी, ये एक फंगल डिसीज़ है। ये भी ब्लास्ट में भी फंगस कारण ही है। मैग्नापोर्थे ऑर्जे नाम है इसका। हालांकि ये सब नाम तो इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप समझ लीजिए कि यहाँ ब्राउन स्पॉट, टंगरो, बेकाने, ब्लास्ट, दीज आर इन न्यूज़। तो पूछेगा कि हाँ ये किससे रिलेटेड है, तो आप बताएंगे कि हाँ ये सब राइस के इन्फेक्शन से रिलेटेड है। फिर हम बात कर रहे थे हर बार सेंटर फॉर प्लांट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी CPMB की। 1990 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, इसीलिए कि भाई जितने भी प्लांट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वाले साइंस होते हैं ना, आप इस पर आराम से छानबीन करो, रिसर्च करो। इसके 7 सेंटर्स हैं एक्सेलेंस के। अब यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ही सारे फाइनेंशियल असिस्टेंस इन 7 सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस को CPMB के प्रोवाइड करता है। अभी फिलहाल प्लांट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की बात करें तो हमारे देश में ये वन ऑफ द लीडिंग सेंटर्स है जो कि मॉलिक्यूलर बेसिस पर प्लांट लाइफ के बारे में पढ़ाई करता है। अगला आर्टिकल हमारा येलो डस्ट मतलब कि एशियन डस्ट से रिलेटेड है। हाल फिलहाल में नॉर्थ कोरिया की जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने अपने सिटीजन से ये आग्रह किया है कि भाई आप लोग घरों के अंदर रहो। ये जो खतरनाक तरीके से येलो डस्ट आप इस पिक्चर में देख सकते हो, ये जो मिस्टीरियस क्लाउड है, ये आजकल चाइना की तरफ से यहाँ पर आ रहा है और ऐसा भी बोला जा रहा है कि मे बी पॉसिबल कि ये कोविड-19 को लेके अपने साथ आए, तो वहाँ पर भी एक वार्निंग सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। एक्चुअल में ये जो येलो डस्ट है ना, ये एक प्रकार का मेटेरोलॉजिकल फिनोमेना है जिसमें जो चाइना और मंगोलिया के जितने भी सैंड डिजर्ट्स हैं, जैसे कि गोबी डिजर्ट है, टकलामकान डिजर्ट है, इन सब जगहों से ये रेत जो होते हैं ना वो उड़ के आते हैं नॉर्थ और साउथ कोरिया दोनों जगहों पर। साथ ही साथ जब ये उड़ के आते रहते हैं तो बहुत सारे टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो कि इंडस्ट्री से बाहर निकलते हुए पॉल्यूटेंट्स हैं, उन सबको अपने साथ में मिक्स करके ले आते हैं। इसीलिए जो इनका रिजल्टेंट ये येलो डस्ट बनता है, ये अपने आप में बहुत टॉक्सिक होता है और ये बहुत सारे रेस्पिरेटरी एलिमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल भी है। यूजुअली ये देखा जाता है कि ये जब अपने अनहेल्दी लेवल्स पर एटमॉस्फेयर में पहुंच जाता है तो लोगों को यही आग्रह किया जाता है कि भाई आप अपने घरों के अंदर रहें, फिजिकल एक्टिविटीज़ में कम पार्टिसिपेट करें, मतलब कि जिम वगैरह ना जाएं, एक्सरसाइज ना करें। ये भी बोला जाता है कि अगर इसका कंसंट्रेशन पूरे एटमॉस्फेयर में 800 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर से ज़्यादा हुआ है, इससे क्रॉस करता है, सारे स्कूल बंद कर दिए जाएंगे, जितने भी आउटडोर इवेंट्स हैं वो सब कैंसिल कर दिए जाएंगे। तो इतना खतरनाक है ये येलो डस्ट। नेक्स्ट आर्टिकल, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी आउटलुक। रिसेंटली 5th ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी आउटलुक ये रिपोर्ट को रिलीज किया गया है। ये देखिए, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के ऊपर एक फ्लैगशिप पब्लिकेशन है जो कि अपनी रिपोर्ट्स को पीरियोडिकली समराइज करते हुए अपना लेटेस्ट डेटा और ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं बायोडाइवर्सिटी में और स्टेटस क्या है बायोडाइवर्सिटी का, ये सब
कंक्लूजन्स बताता है ये रिपोर्ट में, और कंक्लूजन्स ड्रॉ करने की कोशिश करता है कि फर्दर किस तरह से CBD को इम्प्लीमेंट कर सके हम। ये जो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी आउटलुक है ये प्रोवाइड करता है समरी कि किस तरह से अभी तक आईसी बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स को अचीव किया गया है वेरियस कंट्रीज के द्वारा। ये इंडिकेटर्स के ऊपर इसका टारगेट मेजर किया जाता है, जैसा कि रिसर्च स्टडीज के ऊपर, असेसमेंट्स के ऊपर, एज वेल एज नेशनल रिपोर्ट्स के डेटा जो भी मिलते हैं कंट्रीज के द्वारा, वो सब एनालाइज करते हुए कि किस तरह से पूरे कंट्रीज CBD को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आईसी बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स क्या है ये मैं आगे बताऊंगा आपको। सजेशंस टू अचीव 2050 विजन फॉर बायोडाइवर्सिटी। देखिए लैंड और फॉरेस्ट के ट्रांसिशंस की बात की गई है, यहाँ पे बहुत सारे ट्रांसिशंस की बात की है। 8 गोल से जो अचीव करना है 2050 के विजन को हासिल करने के लिए, वो ये है। ट्रांसिशन की बात की गई है लैंड फॉरेस्ट के बारे में, या फ्रेश वाटर के बारे में, या फिशरीज ओशंस के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में, फूड सिस्टम के बारे में, या फिर सिटीज इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाइमेट एक्शन, इंक्लूसिव, वन हेल्थ, ये सारे ट्रांसिशन के बारे में बात की गई है। स्ट्रैटेजिक प्लान फॉर बायोडाइवर्सिटी 2011-20 ये विजन था टू अचीव 2050 विजन फॉर बायोडाइवर्सिटी, जहां पे बात की जा रही है लिविंग इन हार्मनी, किस तरह से हम हार्मनी स्टैब्लिश करके रह सकेंगे नेचर के साथ बाय 2050। असल मकसद ये है कि बायोडाइवर्सिटी की वैल्यू करें और इसको कंजर्व करें, और जो खोई हुई बायोडाइवर्सिटी है उसको फिर से रिस्टोर करने की कोशिश करें, सो दैट आखिरी में ये बेनिफिट पूरे ह्यूमन बींग्स को हो, पूरे लोगों को हो, और हमारा खुद का एक हेल्थी प्लानिट हो। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के बारे में मैं 2-3 पॉइंट्स बताता हूं आपको। ये 1993 में फोर्स में आया था। इसके 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स है। एक है कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, सेकेंड है सस्टेनेबल यूज ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, तीसरा है फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ द बेनिफिट्स अराइजिंग ऑफ द यूटिलाइजेशन ऑफ जेनेरिक रिसोर्सेज। इसको 196 नेशंस ने रेटिफाई किया है, इंक्लूडिंग इंडिया। CBD के 2 सप्लीमेंट्री अग्रीमेंट्स हैं और प्रोटोकॉल्स हैं। एक है कार्टिजिना प्रोटोकॉल ऑन बायो सेफ्टी। इसका मकसद ये था कि किस तरह से लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स को गवर्न कर सकें। सेकेंड, नगोया प्रोटोकॉल on access to genetic resources and the fair and equitable sharing of benefits arising from their utilization। नगोया प्रोटोकॉल इसलिए बैठा था कि किस तरह से हम जो एक्सेस कर सक रहे हैं बेनिफिट्स, वो एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें। ये नगोया प्रोटोकॉल का मेन एम था। अब देखिए आईसी बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स ये क्या है। 2010 में नगोया में कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अडॉप्ट किया गया था, और इसका स्ट्रैटेजिक प्लान था बायोडाइवर्सिटी 2011 से 20 तक अचीव कर लें। 10 साल के अंदर अंदर ये सारी चीज़ें अचीव कर लें। किस लिए? क्योंकि बायोडाइवर्सिटी का सेफगार्ड कर सकें और इसके बेनिफिट्स हासिल कर सकें। एज ए पार्ट ऑफ दिस 20 टारगेट्स बनाए गए हैं। 20 टारगेट्स को अचीव करेंगे कब तक? 2020 तक। लेकिन वी आर फेल्ड, एक्चुअली वी आर फेल्ड। 2020 चल रहा है और हम लोग फेल हो गए हैं ये सारे टारगेट्स को अचीव करने के लिए। नेक्स्ट आर्टिकल, द लिविंग प्लानिट रिपोर्ट 2020। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, जो कि एक लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन है वाइल्ड लाइफ कंजर्व करने के लिए, एंडेंजर्ड स्पीशीज को कंजर्व करने के लिए, इन्होंने अपना एक रिपोर्ट जारी किया है जहां पे ये बताते हैं लिविंग प्लानिट इंडेक्स भी। ये लिविंग प्लानिट रिपोर्ट क्या है? लिविंग प्लानिट रिपोर्ट हर 2 साल में एक बार रिलीज की जाती है, जो कि कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी होती है कि बायोडाइवर्सिटी में ग्लोबल लेवल पे किस तरह से ट्रेंड्स चल रहे हैं और हमारे प्लानिट की हेल्थ क्या है। तो 2 चीज़ याद रखें आप, ये जो रिपोर्ट हेल्थ के बारे में बात करती है अपने प्लानिट की, ये रिपोर्ट है लिविंग प्लानिट रिपोर्ट, और इसको कौन रिलीज करते हैं? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ये रिपोर्ट में कुछ फाइंडिंग्स दी गई हैं। ये बता रही है कि एवरेज 68% डिक्रीज हो रहा है हमारे पॉपुलेशन का साइज व्हेन इट कम्स टू मैमल्स, बर्ड्स, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड फिशेस बिटवीन 1970 एंड 2016। 2016 और 1970 के बीच में 68% कमी देखने को मिली है, डिक्रीज हो गई है ये पॉपुलेशन। तो आप इसे अंदाजा लगाइए किस तरह से हम डेवलपमेंट की ओर बढ़ रहे हैं और साथ में एनवायरनमेंट को लेकर नहीं चल रहे हैं। एनवायरनमेंट, वी आर लेस केयर अबाउट द एनवायरनमेंट, बायोडाइवर्सिटी, और हम सिर्फ डेवलपमेंट की ओर बढ़ रहे हैं। इससे हमें ही नुकसान होगा। Since the Industrial Revolution, human activities have increasingly destroyed and degraded forest grasslands. Wetlands, other important ecosystems threatening human well-being. क्यों? क्योंकि देखिए जो नेचर होता है इकोसिस्टम का, वो
ड्यू टू वेरियस रीजंस हमने खराब कर दिया उसको। झाड़ों का कट कर देना, डिफॉरेस्टेशन की ओर बढ़ना या ऊंचे ऊंचे इमारतें खड़ा देना, ये क्या हो रहा है, इसकी वजह से वेटलैंड्स और अदर इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम जो हैं वो मर गए हैं, खत्म हो गए हैं, डिस्ट्रॉयड हो गए हैं, जो कि इनडायरेक्टली ह्यूमन वेलबींग को थ्रेटन कर रहे हैं। अर्थ की जो आइस फ्री लैंड होती है, यूजुअली 75% अर्थ की आइस फ्री लैंड होती है, लेकिन सिग्निफिकेंटली क्या हो रहा है, यहाँ पे भी आइस जम जा रहा है, अल्टर्ड हो गई है। और ग्लोबल वेटलैंड्स की अगर बात करें हम, तो 85% जो ग्लोबल वेटलैंड्स है वो हमने रिसेंटली खो दिया है। इंडिया ने खुद 1/3 वेटलैंड को खो दिया है। 3741 मॉनिटर्ड पॉपुलेशन है जो कि रिप्रेजेंट करती हैं 944 स्पेशीज को, जो कि मैमल्स में से, बर्ड्स में से, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, फिशेस की हैं। इनमें 944 स्पेशीज ये हम खो दिए हैं, जिसका एवरेज 84% बता रहा है लिविंग प्लैनेट इंडेक्स रिपोर्ट। देखिए जो इकोसिस्टम है वो 1 मिलियन स्पेशीज डिस्ट्रक्ट कर दिया है, जिनमें से 5 लाख, 1 मिलियन मतलब 10 लाख, 5 लाख एनिमल्स के हैं और 5 लाख इंसेक्ट्स के हैं। 5 लाख एनिमल्स और प्लांट्स के हैं और 5 लाख इंसेक्ट्स के हैं। ये सारे हमने खो दिए हैं या मरने की कतार पर है, ये या तो थ्रेटन में है या फिर एक्सटिंक्शंस में है। तो ये सारे निगेटिव इम्पैक्ट्स के बारे में बात किया गया है ये रिपोर्ट में। लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन लॉस जो हुई है वो लैटिन अमेरिका में हुई है एट एन अलार्मिंग रेट ऑफ 94%। इससे हमें कुछ सबक हासिल करना चाहिए, इससे हमें कुछ स्टडीज हासिल करना चाहिए। अबाउट लिविंग प्लैनेट इंडेक्स, एलपीआई का काम ये है कि जो वर्टिब्रेट स्पेशीज होते हैं अराउंड द वर्ल्ड, वर्टिब्रेट स्पेशीज मतलब वो स्पेशीज जिसकी रीढ़ की हड्डी होती है, अराउंड द वर्ल्ड जितनी भी इनकी पॉपुलेशन ट्रेंड से, इसके हिसाब से ग्लोबल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की रिपोर्ट दें, डेटा दें। तो ये एलपीआई जो है इससे मेजर की जा सकती है स्टेट ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बेस्ड ऑन पॉपुलेशन ट्रेंड्स ऑफ वर्टिब्रेट स्पीशीज फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। एलपीआई को अडॉप्ट किया गया था, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जब चल रही थी तभी एलपीआई को अडॉप्ट किया गया था एज एन इंडिकेटर ऑफ प्रोग्रेस टुवर्ड्स 2011 to 2020 target to take effective and urgent actions to stop the loss of biodiversity। LPI अभी तक जो ट्रैक किया है वो ऑलमोस्ट 21,000 पॉपुलेशन है, बर्ड्स, मैमल्स, फिश, रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस की। LPI डेटा जो प्रोवाइड करता है वो रिलेटेड टू थ्रेटेंड एंड नॉन थ्रेटेंड स्पेशीज का होता है। जो डेटा शो नहीं करता है LPI वो भी देख लें आप, जो स्पेशीज जो लॉस्ट हो गई हैं और जो एक्सटिंक्ट हो गई हैं इनका डेटा LPI प्रोवाइड नहीं करता है। तो लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2020 ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। जब भी हमें एनवायरनमेंट के ऊपर, इकोलॉजी के ऊपर कोई ऐसे लिखना है तो ये रिपोर्ट का हवाला दे सकते हैं हम। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।